हरे कृष्णा। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। कभी ये वर्ड सुना है कंसोलिडेशन? मेरे सबसे बड़ा मुश्किल है कि आपने ये सुना होगा। सुना है? कहाँ सुना है? अच्छा, टेल ने प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, हाँ, कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा। ओके, ठीक है। वैसे तो ये बड़ा नया सा टॉपिक है, मैं बताता हूँ क्या मतलब नया आप लोगों के लिए। देखिए, आप सभी जानते हैं एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी होती है। अच्छा, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन कब बनता है? जब होल्डिंग के पास 50% से ज्यादा शेयर हो, यानी मोर देन 50% अगर हमारे पास एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर हैं, तो उनके बीच में जो रिश्ता है वो होल्डिंग और सब्सिडरी का कहलाता है। जैसे ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के 70% शेयर है, तो ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, बी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब कानून की नजरों में तो दोनों कंपनी एग्जिस्टेंस में है। भाई, मर्जर तो हो नहीं गया। एक होता है एमलगमेशन मर्जर, वहां तो क्या होता है, एक कंपनी बंद हो जाती है, वो दूसरे में घुल मिल जाती है, तो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाती है, बचती ही एक है। पर होल्डिंग सब्सिडरी में दोनों एग्जिस्टेंस में है, दोनों जीवित हैं, दोनों अपना अपना काम कर रही हैं। होल्डिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो करती है, सब्सिडरी का जो बिजनेस है वो सब्सिडरी करती है। तो लेट्स से होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हैं। थोड़ी देर मान लेते हैं 100% शेयर्स सब्सिडरी के जो हैं वो होल्डिंग के पास है, और होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर आप लोग हैं। थोड़ी देर मान लीजिए आप जो इंडिविजुअल लोग हैं, आप लोगों के पास होल्डिंग कंपनी के शेयर है, यानी आपके पास होल्डिंग के शेयर है, होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडरी के शेयर हैं। होल्डिंग कंपनी को नाम दे देते हैं ए लिमिटेड, उसके पास बी लिमिटेड के शेयर हैं। आप लोग ओनर हैं ए लिमिटेड के, क्योंकि आपके पास उस होल्डिंग कंपनी के शेयर हैं ए लिमिटेड के, आप ही तो मालिक हैं। आप लोग ओनर हैं ए लिमिटेड के, और ए लिमिटेड ओनर है बी लिमिटेड की, क्योंकि होल्डिंग के पास सब्सिडरी के शेयर हैं। तो टेक्निकली अगर देखें तो आप ही जो हैं वो मालिक हैं, वो ओनर हैं बी लिमिटेड के भी। क्यों? आपके पास बी लिमिटेड के शेयर नहीं है, फिर आप कैसे मालिक बन गए? आपके पास ए के शेयर हैं, आप ए के मालिक हैं, ए बी का मालिक है, सबका मालिक है कि नहीं? यानी अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट उस बी लिमिटेड में भी है। आप ये भी जानना चाहते हैं कि बी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया कि लॉस कमाया। आप ये भी जानना चाहते हैं कि बी लिमिटेड के एसेट्स की पोजीशन क्या है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है। यानी ए लिमिटेड का तो आप जानना चाहते ही, उसके तो आप स्टेक होल्डर हो ही, बट एट द सेम टाइम आपको बी लिमिटेड के रिजल्ट जानने में भी रुचि है। रीजन में आप उसके भी इनडायरेक्ट वे में मालिक हैं। मानते हैं कि नहीं? अब जरा समझिएगा, ए लिमिटेड अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो बनाएगी। बैलेंस शीट मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, सारी चीजें ए लिमिटेड स्टैंड अलोन मतलब अपना अलग जैसे बनाती है। और बी लिमिटेड भी अपना अलग बनाएगी स्टैंड अलोन, उसको भी बनाना भाई, ये तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, कंपनी से कहता है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। तो बी लिमिटेड अपना पीएनएल बैलेंस शीट वगैरह बनाएगी, ए लिमिटेड अपना पीएनएल बैलेंस शीट बनाएगी। इसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट कंपनीज एक्ट एक और रिक्वायरमेंट डालता है होल्डिंग कंपनी के ऊपर, ए लिमिटेड जो मेरे एग्जांपल में है। वो कहता है सर, ए लिमिटेड आप अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही बनाना, वो तो बनानी ही पड़ेंगी, साथ में आप सीएफएस और बनाना। सीएफएस बोले तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट एंड बी लिमिटेड की बैलेंस शीट मर्ज करके, बैलेंस शीट को कंबाइन करके, बैलेंस शीट को कंसोलिडेट करके एक बैलेंस शीट और बनाएगी। ऐसे ही पीएनएल कंसोलिडेट करके एक पीएनएल और बनाएगी, जो कहलाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मतलब रिक्वायरमेंट क्या हुई कि जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना ही रही है, उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, साथ में आपके ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि आपको बनानी पड़ेगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां तक समझाया? अब एग्जाम में
इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का आता है। दिसंबर 2023 जो पहला अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, उसमें आया था 10 नंबर के 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे। जून 24 में 5 नंबर का एक था और दिसंबर 24 में 5 नंबर का एक था। और ये सारे ही क्वेश्चंस बड़े आसान थे, ये सभी मेरे क्लास में कवर करे हुए क्वेश्चंस थे। तो हम मान करके चल रहे हैं कि कंसोलिडेशन 5 नंबर आपको देके जाने वाला है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं आमतौर पे वो भी सुन लीजिए। आपके सामने क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको दो अलग अलग कंपनीज की बैलेंस शीट दी होगी, यानी होल्डिंग की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी होगी, सब्सिडरी की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट दी होगी, और आपसे कहेगा कि सर आप बना दीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी होल्डिंग की लाइबिलिटीज, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, होल्डिंग के एसेट्स, सेम तरीके से सब्सिडरी की इक्विटी एंड लाइबिलिटी, सब्सिडरी के एसेट, ये सब दिए होंगे और हमें कंबाइन करके एक बनानी होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। समझ पा रहे हैं क्या होने वाला है? अच्छा, आपको जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट्स दी होंगी वो पहले से टैलीड होंगी, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल एंड एसेट साइड का टोटल मैच कर रहा होगा कि टैली नहीं होंगी? टैली होंगी। जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है वो टैली होंगी। लेट्स से होल्डिंग कंपनी वाली बैलेंस शीट का टोटल मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लाख है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का भी 10 लाख है, एसेट साइड का भी 10 लाख है। मान लो सब्सिडरी का टोटल 5 लाख है, तो दोनों तरफ का 5 लाख है। अब हमें कंबाइन करना है, तो अगर हमें दो टैलीड बैलेंस शीट दी हुई है और हमें मर्ज करके एक बनानी है, तो उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क तो है नहीं। लेमैन क्या करेगा? लेमैन मतलब मैं बताऊं, जैसे यही क्वेश्चन ना कंसोलिडेशन जो है बीकॉम में भी आता है आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, उसमें भी करिकुलम में है कंसोलिडेशन। अब बीकॉम वाले बच्चे ज्यादा पढ़ के नहीं जाते हैं ना, इधर कानपुर यूनिवर्सिटी वगैरह इधर पढ़ के ही नहीं जाते हैं। हाँ, तो अब वहां पे कंसोलिडेशन का मान लो क्वेश्चन आया, तो बच्चा करता क्या है? बच्चों को आता कुछ नहीं है, तो पढ़ के ही नहीं है, तो बच्चा करता क्या है? इतना समझता कंसोलिडेशन, उसको इतना तो मतलब समझ आता है कि मिलाना है दोनों को, इतना नाम से समझ में आ रहा होता है, भले कुछ ना पढ़ा तो दोनों को मिला करके चला आता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बैलेंस शीट में मशीन आ रही है 5 लाख की, आपकी मतलब होल्डिंग की बैलेंस शीट में मशीन आ रही है 5 लाख की, सब्सिडरी कंपनी में बैलेंस शीट में मशीन आ रही है 2 लाख की, तो वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में मशीन लिख देगा कितने की? 7 लाख की। सेम तरीके सब कुछ मिला मिला करके बैलेंस शीट बना देता। और मान लो जैसे अगर होल्डिंग का टोटल बैलेंस शीट का जो स्टैंड अलोन था वो 10 लाख था, सब्सिडी का टोटल 5 लाख था, तो सीबीएस का टोटल 15 लाख से टैली हो जाता है। उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? अच्छा, मजेदार बात तो यह है कि उसको नंबर मिल जाते हैं और पास भी हो जाता है और डिग्री भी मिल जाती है। बट क्या सही मायने में दिल से बोले तो इतना आसान होगा ये? नहीं। सच बताऊं आपको, पहले सच्चाई सुनना, सारे चैप्टर जितने आपके सीए और एफएम दोनों के मिला करके हैं, सब में से वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ये सच है। ठीक है, दूसरी सच्चाई सुनना, ये एग्जीक्यूटिव के लेवल पे देना नहीं चाहिए था, ये देना चाहिए था फाइनल के लेवल पे। तीसरी सच्चाई सुनना, फाइनल के लेवल में अकाउंट्स नहीं तो इंस्टीट्यूट करे सब कुछ यहीं पढ़ा के खत्म करो। अब चौथी सच्चाई सुनना, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि ये चैप्टर आपको इजी लगेगा। है टफ, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका देखो, आप जानते ही हैं, अपनी तारीफ देखो आजकल खुद करने, बहुत कलयुगी जमाना आ गया है, बहुत कलयुग है साहब। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये चैप्टर आपको इजी लगे और वो कंटेंट्स कवर करके मैं चलता हूं हमेशा जो आप निकाल भी लेंगे आराम से और एग्जाम में आते भी हैं। मैंने देखा जिस तरीके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है उतना बच्चा आराम से कर लेगा अगर उसको ढंग से पढ़ा दिया जाए। चलिए, तो बिना टाइम बर्बाद करे मैं आपको डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 1 पे लेके चलता हूं। आप भी जरा आ जाना, और ये थ्योरी एक बार आप पढ़ना, बहुत इजी थ्योरी मैंने लिख रखी इलस्ट्रेशन 1 पे, और सिर्फ क्वेश्चन देखना, आंसर को छुपा के रखना। सभी लोग खोल लो इलस्ट्रेशन नंबर 1, दिख रहा है? क्वेश्चन खोलना, आंसर नहीं खोलना, ज्यादा आगे चलोगे तो गड्ढा है, फिर गिर जाओगे, फिर नहीं निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना, जहां गड्ढा होगा हम आपको बता देंगे। अब आपको क्या तकलीफ है? अरे आगे बैठ जाइए मोहतरमा, थोड़ा शरीर को कस दे दीजिए, अगर ठंड लग रही तो आगे आ जाइए, है कि नहीं? आ जाइए, जल्दी आइए। ठीक है, चलो अब हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ एच लिमिटेड
and its subsidiary S Limited as at 31st March 2024 prepare consolidated balance sheet। कह रहा सर हम आपको बैलेंस शीट दे रहे हैं किसकी, H लिमिटेड की, H फॉर होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड, S फॉर सब्सिडरी। अब एक बात सुन लो, नाम में कुछ नहीं रखा। एग्जाम में नाम को पढ़ के हम ये डिसाइड नहीं करते कि कौन सी होल्डिंग है कौन सी सब्सिडरी है। आज की क्लास में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे उन सब में इत्तिफाक से H होल्डिंग है और S सब्सिडरी है। हो सकता है एग्जाम में वो उल्टा कर दे, S लिमिटेड को होल्डिंग बना दे और H लिमिटेड को सब्सिडरी। तो हमें इतना भी रट्टू तोता नहीं बनना कि हम दिमाग ना लगा पाए। तो सर कैसे पता चलेगा कि कौन होल्डिंग है कौन सब्सिडरी है? स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देख के पता चलेगा। भी दिखाते हैं कि कैसे पता चलेगा। देखते हैं क्या बैलेंस शीट दी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज दी है। शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। H लिमिटेड के 5 लाख रुपीस के हैं, S लिमिटेड के 2 लाख रुपीस के हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता हूं हर एक शेयर 10 रुपए का है, H लिमिटेड ने टोटल 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इशू कर रखी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 50,000। इन द सेम मैनर S लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर 20,000, 20,000 शेयर। ठीक है। सन्ड्री लाइबिलिटीज हैं, मतलब और भी लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल, बैंक लोन, जो भी होगा। लाइबिलिटीज H लिमिटेड की है 1 लाख, S लिमिटेड की है 25,000। टोटल की बात करते हैं तो इसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल है H लिमिटेड का 6 लाख, S लिमिटेड का 2,25,000। एसेट्स की बात करते हैं, सन्ड्री एसेट्स, मशीन, बिल्डिंग, लैंड वगैरह सब कुछ मिलाकर के जो भी है 4 लाख के इसके हैं, 2,25,000 के इसके हैं। और एक चीज आ रही है, क्या आ रही है सर? इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ S लिमिटेड। 20,000 शेयर्स, ब्रैकेट में लिखा है एट कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट है 2 लाख। क्या बोल रहे हैं सर? किसकी बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में एसेट साइड में दिख रहा है? H लिमिटेड। जरा सोचो ना जी, जिसने शेयर खरीदे होंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके एसेट साइड में आपको दिखाई देगा। तो एग्जाम में जिसकी इन्वेस्टमेंट साइड में शेयर्स आ रहे हो वो होल्डिंग कंपनी होगी जिसके एसेट साइड में आ रहे हैं, और दूसरी कंपनी सब्सिडरी। इससे हम पहचानेंगे एग्जाम में, हम H और S के नाम से नहीं पहचानने वाले। तो यहां पे इत्तिफाक से H होल्डिंग निकल आई और S सब्सिडरी। ये समझ में आया? अच्छा सर एक बात बताओ, पूछो बेटा, सर सब्सिडरी के आपने ऊपर बताया जहां लिखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे शेयर कैपिटल, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख रुपीस के शेयर सब्सिडरी ने इशू कर रखे हैं। 2 लाख रुपीस का शेयर का मतलब है 10 रुपए का एक शेयर, यानी 20,000 शेयर इशू कर रखे, 20,000 शेयर। और होल्डिंग ने कितने शेयर खरीद रखे हैं हमको बताओगे? कहां लिखा है 20,000 शेयर खरीद रखे? लिखा है इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ S लिमिटेड। कितने शेयर लिखे हैं? 20,000 शेयर्स लिखे, सबको दिख रहा है। यानी होल्डिंग के पास सब्सिडरी के पूरे 100% शेयर्स, सारे शेयर्स होल्डिंग के पास हैं, बाहरी किसी के पास नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में ऐसा भी मिलेगा कि लेट्स से होल्डिंग के पास है 70% शेयर, 80% शेयर, 90% शेयर, 60% शेयर। तो अगर मान लो होल्डिंग के पास है 80% शेयर सब्सिडरी के, तो बचे हुए 20% शेयर कहां होंगे? मान लो S लिमिटेड के 80% शेयर H लिमिटेड के पास है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता तो बन गया। रिश्ता कैसे बन जाता है? 50% से ऊपर में रिश्तेदारी हो जाती है, तो रिश्तेदारी तो हो गई। बचे हुए 20% किसके पास है? किसी पब्लिक के पास होंगे, होंगे कि नहीं? आप लोगों के पास है होल्डिंग के शेयर, और होल्डिंग के पास है सब्सिडरी के 80% शेयर। तो सब्सिडरी के बचे हुए 20% किसी आउटसाइड शेयर होल्डर के पास होंगे, यस और नो? होंगे। ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास बचे हुए शेयर होते हैं सब्सिडरी के, उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उनको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं कि छोटा है, माइनर है, या हाइट में छोटा, ऐसा कुछ नहीं। माइनॉरिटी शेयर होल्डर का सिंपल मतलब है
कि जितने शेयर सब्सिडरी के होल्डिंग के पास नहीं है वो है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। सर इस केस में तो जो अभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन 1, कहीं मत पलटो, कोई पन्ना नहीं पलटने की जरूरत है, सिर्फ सुनते रहो, सब क्लियर होगा, मेरी गारंटी। ठीक है, आज के इस युग में गारंटी की अपेक्षा मत करें, लेकिन हम दे रहे हैं आपको गारंटी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी शेयर होल्डर तो है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि साहब 100% शेयर जो है सब्सिडरी के वो होल्डिंग के पास है। अच्छा, अब अगर हम होल्डिंग के लायबिलिटी साइड का टोटल देखते हैं तो 6 लाख आता है, एसेट साइड का टोटल भी 6 लाख है, स्टैंड अलोन बैलेंस शीट तो मैच दी होगी। सब्सिडरी का लायबिलिटी साइड का 2,25,000 है, एसेट साइड का भी 2,25,000 है, और क्वेश्चन में एक लाइन और लिखी हुई है नीचे, एच लिमिटेड परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन दी बैलेंस शीट डेट, यानी शेयर खरीदे। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं लेके चलने वाला हूं आपको कि अगर यही क्वेश्चन बीकॉम में आता और एक लेमैन करता जो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो क्या करता। तो अब मैं जो करने वाला हूं, हो सकता है वो गलत हो, तो आप नोट मत करिएगा, आप सिर्फ देखते रहिएगा, क्योंकि जब तक गलत नहीं समझेंगे तब तक सही समझ में नहीं आता जीवन। होता है कि नहीं? तो बहुत ध्यान से, होल्डिंग और सब्सिडरी की अब मैं करने क्या वाला हूं, एक सीबीएस बनाने वाला हूं। सीबीएस बोले तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में बनाने वाला हूं, जिसमें मैं बिल्कुल लेमैन की तरह बनाने वाला हूं कि अगर लेमैन बीकॉम के एग्जाम में आता और बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करके आता बीकॉम के एग्जाम में। देखिएगा वो क्या करता, दोनों की शेयर कैपिटल दी हुई है 5 लाख और 2 लाख। मैं यहां पे छोटा सा सीबीएस बना रहा हूं, आप नोट मत करिएगा। ठीक है, दोनों का दिया हुआ है शेयर कैपिटल, इसका 5 लाख रुपए, इसका 2 लाख, यानी वो सीबीएस में कितनी लिखता, 7 लाख। लाइबिलिटीज दोनों की दी हुई हैं, वो सीबीएस में कितनी लिखता, 1,25,000, और टोटल करता 8,25,000। फिर एसेट्स की बात करते, एसेट्स 4 लाख 2,25,000, दैट इज 6,25,000, और ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख और इसकी है ही नहीं तो 2 लाख, और टोटल करता, भगवान का नाम लेता, मैच हो गई, आ जाता और पास भी हो जाता। इसी चीज को बस सुंदर तरीके से लिख देता, और फॉर्मेट का ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि क्वेश्चन में दिया ही होता, इसी को टीप लेते, टीपने में माहिर है कि नहीं? मैच हो रही कि नहीं? मैच हो रही है। लेकिन आप समझ रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। अगर सर कह रहे हैं कि टफ चैप्टर होता है तो ये इतना आसान थोड़ी ना होगा कि दोनों को उठाया और जोड़ दिया, है कि नहीं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, एक लड़का था और एक लड़की थी। ठीक है, लड़की ने लड़के से 1 लाख रुपए उधार ले रखे थे। यानी लड़का जब अपनी बैलेंस शीट बनाता था तो एसेट साइड में दिखाता था कि हमको मिलने हैं 1 लाख, उसने उधार दिया है, लड़के ने उधार दिया है, तो लड़के के लिए लोन एंड एडवांसेस थे, एसेट साइड में 1 लाख। और लड़की जब अपनी बैलेंस शीट बनाती तो लाइबिलिटी साइड में दिखाती कि 1 लाख हमें देने हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक से उन दोनों की शादी हो गई। अचानक से जब शादी हो गई, उसके बाद लड़की ने लड़के से पूछा कि मुझे तुम्हें कितने रुपए देने थे, बताओ कितने देने थे। लड़के की इतनी हिम्मत होगी कि वो 1 लाख बता पाए? लड़के का कह रहे कैसी बात कर रही हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। पंडित जी ने कसमें दिलवाई, पंडित जी बहुत सारी कसमें दिलवा देते हैं उस समय, तो पंडित जी ने कसमें दिलवाई थी। अब जो भी लेना देना था अब वो खत्म, क्योंकि अब वो दो नहीं है, अब वो दो जिस्म। हाँ ये सुना हुआ है, सब पढ़ाई कुछ आती हो ना आती हो, बाकी सब सुन रहे। वो दो जिस्म, बच्चे कह रहे एक जान है, यानी वो एक हो गए, यस और नो? यानी अब अगर वो अपनी एक बैलेंस शीट बनाएंगे मिला करके, तो उस बैलेंस शीट में लड़की उधार में नहीं लिखेगी कि लायबिलिटी है 1 लाख, और लड़का एसेट साइड में नहीं लिखेगा कि 1 लाख लेना है। क्यों? क्योंकि तो आपस में ही है ना। लड़का कह रहा है एसेट में 1 लाख लेना है, किससे लेना है? पता चला लायबिलिटी में 1 लाख रुपए लड़की से लेना है, लड़की लायबिलिटी में दिखा रही। जब तक अलग अलग थे तब तक एक के लिए एसेट था, दूसरे के लिए लायबिलिटी थी। जैसे ही एक हो गए वैसे ही अब ना उसकी लायबिलिटी है ना इसका एसेट है। इन द सेम मैनर अगर हम यहां पे देखते हैं
तो हमें पता चला कि भैया ये जो एच लिमिटेड है, ये कह रही है साहब मेरे पास 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख रुपए का एसेट है। और जब तह तक जाके देखा कि ये तुम्हें किससे लेने हैं, तो उसको पता चला कि सब्सिडरी से लेने हैं। किससे लेने हैं ये पैसे, किसमें इन्वेस्ट किए, सब्सिडरी में। और सब्सिडरी की लायबिलिटी साइड में यहां दिख रहा था कि हमने 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल इश्यू कर रखी है। हमें 2 लाख रुपए इश्यू कर रखे तो हमें कभी कल को लौटाने होंगे, इसलिए सब्सिडरी की लायबिलिटी थी, होल्डिंग के लिए एसेट था। जब तक अलग अलग थे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी साहब। लेकिन आज जब एक साथ आ गए हैं तो हो क्या रहा है, इस 7 लाख में 2 लाख की एक लायबिलिटी जुड़ी हुई है, और वो लायबिलिटी जब हम ध्यान से देख रहे हैं तो पता चला यहां एसेट के रूप में जुड़ी हुई है। सेम ही तो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रहा हूं, आज मेरे को शर्ट की जेब को 10,000 रुपए देने, किससे देने, ट्राउजर की जेब से, पैंट की जेब से। तो पैंट की जेब से देने, पैंट के लिए लायबिलिटी है, शर्ट के लिए एसेट। जैसे ही मैंने एक साथ पहन लिया, बात खत्म हो गई ना साहब। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो इन द सेम मैनर जो सीबीएस होती है वो अब 2 नहीं 1 है। कंपनी तो अभी भी जाहिर सी बात है 2 अलग अलग है। जैसे लड़का लड़की शादी के बाद हैं तो अलग अलग, लेकिन तब भी आपने बताया 2 डैश, है ना, वो जो भी बताया आपने। हाँ, इन द सेम मैनर यहां पे अगर हम देखते हैं तो साहब हमें करना क्या चाहिए, हमें 2 लाख रुपए यहां पे नहीं लिखने चाहिए, और यहां से भी देखिए जैसे वेइंग स्केल होता है ना, तराजू होता है। अगर तराजू की दोनों साइड आपको मैं दूं, कभी तराजू देखा है आपने? हाँ ठीक है। अगर लेट्स से अभी दोनों बैलेंस हैं और आपने लेफ्ट साइड से 1 किलो का बांट हटा दिया, 1 किलो का आपने वेइंग हटा दिया, तो राइट साइड से कितना वेट हटाओगे? 1 किलो, तभी तो बैलेंस रहेगा। तो अगर 2 लाख रुपए हम यहां से हटा रहे हैं तो हमें लाइबिलिटी साइड से कितना हटाना चाहिए? 2 लाख। मतलब लाइबिलिटी साइड में फिर हमें ये 7 लाख नहीं लिखना चाहिए सर, फिर ये 5 लाख लिखना चाहिए। अब सर एक बार टोटल करके चेक करें, करते हैं। देखो 5 लाख ये तो 1,25 ही रहेगा, मैं दोबारा भी लिख ही देता हूं। तो ये टोटल हो जाएगा सर 6,25 का, और ये तो 6,25 एसेट है ही, इन्वेस्टमेंट 0, तो टोटल हो जाएगा 6,25 का। क्या लगता है अब जो ये ग्रीन पेन से लिखा गया है, क्या ये सीबीएस सही है? ये तो गलत थी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन जो अब हमने लिखी, क्या अभी भी सर इसमें कोई चेंज होना है कि अब ये सीबीएस बन गई? आंसर है अब ये सीबीएस बन गई, आंसर आ गया। तो लोग पता नहीं बिना मतलब में क्यों टफ टफ चिल्लाते रहते हैं, बड़ा आसान है। क्या किया आपने, एक तरफ से 2 लाख हटाए, दूसरी तरफ से भी 2 लाख हटाए, दिमाग लगा के थोड़ा काम किया भी आपने कि भैया तराजू है, बैलेंस शीट मैच दी हुई है। अगर हम एक साइड से जितना वेट हटा रहे हैं, जितना भार हटा रहे हैं, तो दूसरी साइड से भी उतना ही भार हटाएंगे, नहीं तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। अगर हम नीचे से 2 लाख हटा दें, ऊपर से 1.5 लाख हटा दें, और फिर एग्जाम में पकड़े सर की बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, तो कैसे मैच होगी? ब्रह्मा जी भी आ जाए, कहां से मैच करा देंगे? समझ पा रहे हैं सर? ये आंसर है, यकीन नहीं हो रहा। 625 625 आपको यकीन नहीं हो रहा, हम आपको आंसर दिखाते हैं, आप टेंशन ना लो, सिर्फ देखते रहो, देखते रहो। 6,25,000 625 है सर, ये आंसर है। हाँ, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट, जो डेट दी थी 31 मार्च 24, जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटीज फॉर्मेट वही कॉपी कर लिया। अमाउंट इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल जो हमने लिखी उसमें केवल एच की लिखी, एस की नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी एस की? क्योंकि एस की वही शेयर कैपिटल एच की बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रही थी, तो हमें उधर से इन्वेस्टमेंट हटानी थी, उधर से उसकी शेयर कैपिटल हटानी थी। तो हमने 50,000 शेयर एच लिमिटेड के 10 रुपए के हिसाब से लिखे 5 लाख। लायबिलिटीज हमने दोनों की ली थी, 1 लाख इसकी दी थी, 25,000 इसकी, तो 125, टोटल आया 625। एसेट साइड में हमने दोनों के एसेट लिख दिए। कौन सा एसेट नहीं लिखा? एक कुछ ध्यान नहीं लिखा दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वही तो नेट किया, 625 से मिल गई है। बड़ा आसान है सब, समझ पा रहे हैं? अभी और करते चलेंगे, सब बिल्कुल क्लियर होता चलेगा, सिर्फ देखते जाओ। सर इस क्वेश्चन में माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितने थे? नहीं थे, क्योंकि 100% शेयर सब्सिडरी का होल्डिंग के पास था कि नहीं?
मतलब कल को अगर ये सब्सिडरी कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है, तो सब्सिडरी के एसेट्स बेचे जाएंगे, बाहरी लाइबिलिटी चुकाई जाएंगी। पहले बाहरी मतलब ये 25,000 की लाइबिलिटी, ये जो भी क्रेडिटर वगैरह होंगे, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो सब होल्डिंग का है, क्योंकि होल्डिंग के पास सारे शेयर है, मालिक वही है। लेकिन सर अगर इसमें माइनॉरिटी भी होता, माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं? सब्सिडरी के वो शेयर जो होल्डिंग के पास नहीं है। तो सर इसमें, इस बैलेंस शीट में सब्सिडरी में एक हिस्सा माइनॉरिटी का भी होता। कैसे बेटा, क्या कहने चाह रहे हैं सर? एक बार इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, बहुत ध्यान से सर देखते चलो, पूरी फिजा मैं क्लियर कर दूंगा। देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2024 प्रिपेयर सीबीएस इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर्स दिए हैं 5 लाख और 3 लाख। एस लिमिटेड की अगर बात करते हैं, 3 लाख रुपए के शेयर है, हर एक शेयर 10 का है, यानी नंबर ऑफ शेयर 30,000, 30,000 शेयर हैं। अदर लाइबिलिटीज दी हैं 140 की, उसकी 20 की, और इक्विटी लाइबिलिटी का इसका टोटल 640, उसका 320। सन्ड्री एसेट्स दिए हैं 4 लाख के, 3,20,000 के। और क्या दिया हुआ है सर? इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 24,000 शेयर्स एट कॉस्ट 2,40,000 के। सर बेटा, सर इसके नंबर ऑफ शेयर थे 30,000, यहां लिखूं क्या? ये अपनी जानकारी के लिए, 30,000 शेयर इंटू 10 रुपीज की फेस वैल्यू, तभी तो 3 लाख आया होगा। 30,000 शेयर थे, क्या पूरे 30,000 शेयर होल्डिंग ने खरीद रखे हैं? नहीं जी, होल्डिंग ने केवल 24,000 शेयर्स खरीद रखे हैं। मतलब 6,000 शेयर्स अभी भी सब्सिडरी के बाहरी लोगों के पास है। ठीक है सर, होल्डिंग के पास कितने परसेंट शेयर है सब्सिडरी के? कितने परसेंट कैसे निकाले? 24,000 अपॉन 30,000 इंटू 100, 80%। मैं फॉर्मुला सब बता दूंगा, और यहाँ फॉर्मुले की भी देखा जाए तो दिमाग लगा ले तो 24,000 शेयर अपॉन 30,000 इंटू 100, यानी 80% शेयर होल्डिंग के पास है। दिख रहा है आपको? समझ पा रहे हैं? 30,000 का 80%, 24,000 शेयर, यानी 20% शेयर अभी भी माइनॉरिटी के पास है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई? पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये सब हटाते हैं और फिर से एक लेमैन की बात करते हैं कि अगर लेमैन से कहा जाए सीबीएस बना दो, बीकॉम में चला गया बिना कुछ पढ़े लिखे और पास भी होके आना है ना, बीकॉम में कौन फेल होता है भैया? तो सीबीएस बनाई, उसने क्या किया? दोनों की शेयर कैपिटल उठाई, 5 लाख 3 लाख, कितना हुआ? 8 लाख। दोनों की अदर लाइबिलिटी उठाई 140 और 20। आप नोट मत करिएगा, नोट तो नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, हाँ ठीक है। कितना? 1,60,000 टोटल किया उसने, 960। एसेट साइड आया 4,320, और ये इन्वेस्टमेंट उठाई 240 की, टोटल किया। भगवान का शुक्रिया अदा किया कि क्या बात है, बिना पढ़े भी सारे काम हो जाते हैं, और बन गई सीबीएस, और इत्तेफाक से थोड़े बहुत नंबर भी मिल गए। बट आप समझ रहे हैं गलत है। एक गलती तो जैसे इलस्ट्रेशन 1 में बताई वही दिख रही है कि आप यहाँ दिखा रहे हैं सर कि 2,40,000 रुपए आपको लेने हैं, और यहाँ दिखा रहे हैं कि 2,40, 3 में से 2,40 देने हैं। तो जैसे इलस्ट्रेशन 1 में सिखाया उससे हमें ये समझ में आया कि जो सही, ये तो गलत सीबीएस है, जो सही सीबीएस बननी चाहिए उसमें ये 2,40 नहीं आना चाहिए। अभी कुछ ना करिए दिशा, कुछ ना करिए, इधर देखते रहिए, आगे बहुत भयानक गड्ढा, आप कब गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा। कुछ ना करिए, कुछ भी नहीं, यकीन करिए हम सब सिखा देंगे आपको, मत भागो आगे। ठीक है, आगे गड्ढा है बेटा, आपको दिखेगा नहीं एकदम से। यहाँ देखो ना, क्यों शीट पर लट रहे हो बार बार, यहाँ देखो। हाँ, तो हम लोग ने सीखा कि भैया यहाँ 2,40 नहीं आना चाहिए, और यहाँ से भी सर फिर आप 8 लाख थोड़ी ना लिखेंगे। तो क्या बेटा 5 लाख लेंगे? अगर 5 लाख लिख देंगे तो बैलेंस शीट आउट हो जाएगी। क्यों आउट हो जाएगी? नीचे से वेट हटाया है 2,40 का, तो ऊपर से भी वेट हटाना पड़ेगा 2,40 का, तो 3 लाख में 2,40 हटा के 60,000 उसका आएगा, 5 लाख इसका आएगा। ये समझ पा रहे? यानी आना चाहिए ये 5,60,000। हमने 5 लाख क्यों नहीं लिखा, 5,60 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे से 2,40 हटा रहे तो ऊपर से 5,60 बचता है। तो सर अगर बनाते हैं तो क्या टैलीड है? देखते हैं एक बार, जरा एक बार टोटल करते हैं, आप नोट मत करना कितना आता है ये, 720, और एसेट साइड का देखें तो ये भी 720। अभी सुनते जाना पूरी बात। सर ये जो पहले वाली सीबीएस थी ये तो गलत थी। हाँ बेटा, सर ये सीबीएस अभी बताता हूं सही है कि गलत है। देखो पहले इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब सीबीएस बनी
और इन्होंने लिखा 5,60,000। हमने इसको एनालाइज किया, हमने कहा 560 कैसे आया, तो पता चला होल्डिंग कंपनी के 5 लाख रुपए के शेयर्स इशूड है, जो आप लोगों के पास है वो तो लिखना ही है। और सब्सिडरी के हमने कहा अभी इसमें 60,000 शेयर कौन से आ रहे हैं 60,000 रुपीज के, जो माइनॉरिटी के पास है। यही तो मतलब हुआ, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर के पास है, क्योंकि होल्डिंग के पास जो थे 2,40,000 रुपए के शेयर, वो आप दोनों जगह से खत्म कर चुके हो, स्ट्राइक ऑफ कर चुके हो। लेकिन रिमेनिंग 60,000 शेयर्स के रुपीस, मतलब 60,000 रुपीस के शेयर बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी वालों को। माइनॉरिटी वाले आप लोग नहीं है, माइनॉरिटी वाले कोई बाहरी शेयर होल्डर है जिनके पास वो सब्सिडरी के 6,000 शेयर हैं, तभी 60,000 आ रहा है। लॉ मेकर कहते हैं सर एक काम करो ना, हमने कहा बोलो क्या, कह रहे सर आप ना इसको 560 मत दिखाओ, आप इसको ना सर ऐसे दिखाओ। हमने कैसे दिखाएं, कह रहा सर आप इसको 5 लाख दिखाओ। हमने कहा बैलेंस शीट टोटल नहीं होगी, कह रहा सर सुनो तो बचा कितना, हमने 60,000, कह रहा 60,000 को सर अलग से दिखाओ इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर की माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कह रहा सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो हिस्सा है इस कंपनी में वो कहलाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज नहीं, इंटरेस्ट मतलब उसका भी जो इंटरेस्ट है, उसका भी जो हिस्सा है। मतलब कल को अगर ये कंपनी बंद होगी, कौन सी, सब्सिडरी वाली, तो सब्सिडरी अपने एसेट्स बेचेगी, लायबिलिटी जैसे 20,000 दिख रही है वो चुकाएगी, उसके बाद जो बचेगा क्या सारा होल्डिंग को दे देगी, नहीं जी 80% उसको देगी, 20% बाहरी शेयर होल्डर को देगी, उसके लिए तो सारे ही शेयर होल्डर है ना। तो हमने कहा सर अलग क्यों दिखा रहे हो भैया, एक ही साथ दिखा रहे, कह रहा अलग इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बच्चे जो होल्डिंग के शेयर होल्डर हैं, आप लोग होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप जब सीबीएस देखें तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे कि 5 लाख रुपए की शेयर कैपिटल आपकी कंपनी ने इशू करी हुई है, जो आप लोगों के पास है, और 60,000 उसकी शेयर कैपिटल है, उसकी किसकी, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल है जो बाहरी लोगों के पास है। तो स्टेक होल्डर को ये क्लियर रहे इसलिए हम इसको अलग से दिखाते हैं। बैलेंस शीट टैली है, टैली है। क्या ये सर हमने जो किया सही है, बिल्कुल सही है, टोटल 60-20 से मैच कर रहा है। मैं पहले आपको आंसर अब दिखाता हूं, इधर आओ। क्या किया सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई। कैसे बनाई सर, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल में 50,000 शेयर 10 रुपए का केवल अपना ही लिखा, अच्छा उसका लिखते ही नहीं है, नहीं तो बचा हुआ 60,000 कहां ले गए सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी किस में दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। किसके अंदर दिखाते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी। और उसके नीचे बाकी तो आपकी जो सन्ड्री लायबिलिटी उसकी और अपनी दोनों की थी, हमने दोनों दिखा दी, एक 40 और 20, एक 60, टोटल किया 720। एसेट साइड में आए दोनों के दिखा के टोटल 720। इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाई है 240 की, वहां भी 240 नहीं दिखाई, लेकिन बचा हुआ 60,000 हमने यहां दिखाया। ये 60,000 समझ में आ गया कैसे आया रिमेनिंग फिगर, या इसका एक और तरीका भी होता है, एक और तरीका आपको सिखाता हूं, इधर देखो। मान लो ये सब्सिडरी कंपनी कल को बंद हो जाए, तो होगा क्या सर, इसके एसेट्स बेचे जाएंगे। इसके एसेट्स हैं कितने के, 3,20,000, और हम थोड़ी देर एज्यूम कर लेते हैं कि बिक भी 3,20,000 के जाएंगे। एक्चुअल में तो हो सकता है इससे ज्यादा के बिके या इससे कम के बिके, क्योंकि ये तो बुक वैल्यू है, बट हम मान लेते हैं कि बिक भी 3,20,000 के जाएंगे। अब 3,20,000 अगर सब्सिडरी को मिलेंगे तो सब्सिडरी सबसे पहले शेयर होल्डर को पैसा नहीं देती, सब्सिडरी पहले इसमें से 20,000 की लायबिलिटी चुका देगी, बचेंगे कितने रुपए, 3 लाख। सबको समझा रहा है, 3 20 में 20 गया 3। अब 3 लाख का 20% मालिक माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, सब्सिडरी कंपनी में 20% हिस्सेदारी बाहरी लोगों की भी तो है, तो 3 लाख का 20% 60,000, ये आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर। कैसे निकाला सर, एक बार और बताओ, एक बार और बताता हूं। हमने क्या किया, हमने सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स निकाल लिए। सर कहां निकाल लिया, नेट एसेट। सर नेट एसेट मतलब, नेट एसेट मतलब उसके एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सब्सिडरी के एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करी, नेट एसेट आ गए। सब्सिडरी के एसेट 3,20,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 20,000, नेट एसेट आ गए 3 लाख। दिख रहा है ना 3 लाख, और 3 लाख के नेट एसेट को मल्टीप्लाई कर दिया, जितने परसेंट शेयर माइनॉरिटी के पास थे, तो 20% शेयर थे, तो 3 लाख रुपीस
कि नेट एसेट का 20% हिस्सेदार माइनॉरिटी वाले हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, यानी उनका जो हिस्सा निकला माइनॉरिटी का जो इंटरेस्ट वो 60,000 निकला। तो हमने सीबीएस में 60,000 लिखाया। सर ये बताओ, जैसे अपन ने ये निकाला कि 80% शेयर होल्डिंग के पास है, कैसे निकाला था 80% शेयर? क्या किया था आपने, क्या डिवाइड बाय क्या? 2,40,000 अपॉन, नहीं ये नहीं किया था, सुनिएगा, कभी भी जब परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कि होल्डिंग के पास कितने शेयर है, तो रुपए मत पकड़ना, नंबर ऑफ शेयर्स पकड़ना। रुपए धोखा है, धोखा मिल जाएगा आपको, कभी सही भी हो सकता है कभी गलत भी। रुपए से हम लोग नहीं निकालते, हम नंबर ऑफ शेयर से निकालते हैं। पहली बात याद कर ली, कहते ना गांठ बांध लो, पहली बात गांठ बांध ली। हाँ, तो हम नंबर ऑफ शेयर पकड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर कितने? 24,000 शेयर आउट ऑफ 30,000 शेयर इंटू परसेंटेज में चाहिए, तो इसलिए इंटू 100, 80% शेयर। सर अगर हम 2,40,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 करते तो भी तो 80% आता तो अगर 70% प्लस 10 करते तो भी 80 आ जाएगा, बट ये गलत है ना। नंबर ऑफ शेयर से निकालना है, रुपए से कभी भी नहीं निकालना, रुपए से गलती हो जाती है, ठीक है। तो सर ये दिखाना पड़ेगा क्या सर कि 80% शेयर होल्डिंग के पास है और 20% माइनॉरिटी के पास है? ये कैलकुलेशन हम दिखा के आएंगे वहां पे कि इतना तो वो चेक करने वाला भी समझदार होना चाहिए, खुद ही निकाले बैठ के। क्या करना चाहिए? दिखाना चाहिए। तो इसको दिखा देंगे, कैसे दिखाएंगे देखना ध्यान से, सर देखते रहना। सॉल्यूशन आप अपनी शीट में चाहे तो उसमें भी देख सकते हैं। शेयर्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाई होल्डिंग कंपनी, यानी कितने परसेंट शेयर सब्सिडरी के किसके पास है? होल्डिंग के पास। अब इसी का मैंने एक फॉर्मूला बना दिया, उसी चीज को जो आप बता रहे 24,000 शेयर, यानी जितने शेयर होल्डिंग के पास है अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर, यानी क्या फॉर्मूला बन गया? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी, जितने होल्डिंग के पास है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर किसके? सब्सिडरी के, इंटू 100। तो नंबर ऑफ शेयर ऑफ सब्सिडरी हेल्ड बाई होल्डिंग 24,000 शेयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी 30,000 शेयर इंटू 100, 80%। फिर मैंने 5 मिनट सोचा कि अगर होल्डिंग के पास सब्सिडरी के 80% शेयर है तो माइनॉरिटी वालों के पास कितने परसेंट शेयर हो गए? तो एक दिल से आवाज आई कि दुनिया में 100% होता है, 100 में 80% उसके पास है तो 20% उसके पास होगा। तो मैंने दूसरा वर्किंग नोट बनाया, पहला वर्किंग नोट ये था, दूसरे में ये बनाया शेयर्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं उनको? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? हाँ, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने कहा भाई 100 में से 80 किया, 20% शेयर माइनॉरिटी के पास है। अब मेरा तीसरा काम था माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का। तो हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अभी तो जैसे सर आपने लेमैन वाला सिखाया काट पीट के कि भैया 60,000 आना चाहिए, लेकिन सर ऐसे एग्जाम में काट पीट के थोड़ा ना लिख के दिखाएंगे। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि पहले लेमैन की बनाएंगे फिर काट पीट के। एग्जाम तक तो आप बिल्कुल तैयार जाएंगे, समझ रहे हैं ना? जैसे शादी में जाते तैयार जाते, वहां जाके मेकअप थोड़ी ना करेंगे आप, तो वैसे ही तैयार जाने वाले। तो तैयार जाएंगे तो कैसे दिखाएं सर? हम नेट एसेट्स दिखाने वाले हैं। कैसे सर? वैल्यू ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज इक्वल टू 20% ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी है सर। माइनॉरिटी का जो हिस्सा है वो सब्सिडरी के नेट एसेट का 20% मालिक वो है। सब्सिडरी के नेट एसेट क्यों? होल्डिंग के नेट एसेट क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारे पास होल्डिंग के शेयर थोड़ी ना है, होल्डिंग के शेयर होल्डर तो तुम लोग बैठे हो, और जो बाहर घूम रहे हैं वो माइनॉरिटी के शेयर होल्डर है। कितने परसेंट उनके पास? 20%। तो कल को अगर सब्सिडरी कंपनी बंद होगी तो उसके जो नेट एसेट बचेंगे, नेट एसेट मतलब एसेट बेच के लायबिलिटी हटा के जो बचेगा उसका 20% मालिक वो है। तो 20% ऑफ नेट एसेट। सर नेट एसेट मतलब क्या होता है? एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो नेट एसेट हमने कैसे निकाले? 3,20,000 एसेट का टोटल लिया हमने, ये दिया था। सब्सिडरी की सिर्फ बैलेंस शीट देख रहे हैं, 3,20,000 ये लिया, उसमें से लायबिलिटी 20,000 की माइनस करी, तो 3,20 में से 20 माइनस किया, 20% आया 3 लाख का, यानी 60,000 रुपए आ गए। ये आ गया माइनॉरिटी। कई बार एग्जाम में सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर निकालने को आ जाता है, और कई बार छोड़ो, अभी तक 4 एग्जाम मतलब 4 बार क्वेश्चन आए, दिसंबर 23 का 2, जून 24 का 1, दिसंबर 24 का 1, अभी तक सीबीएस बनाने को ही नहीं आया। पूछी सिर्फ छोटी छोटी चीजें रहा है कि माइनॉरिटी बता दो कितना। 5 नंबर जी, और एक आधी चीज और आएंगी वक्त के साथ और बताऊंगा। तो माइनॉरिटी तो सर बड़ा आसान होता है सर, इसमें कौन सा बहुत बड़ा हमसे रॉकेट साइंस उसने पूछ ली। नेट एसेट का 20%, हर जगह 20% ही करेंगे ना।
कह रहे हाँ, कुछ हाँ भी कह रहे हैं। हर जगह 20 नहीं करेंगे, जितने परसेंट उनके पास शेयर होंगे उतने परसेंट। अगर 40% है तो 60, माइनॉरिटी के पास अगर 40 है तो 40%। ऐसा कैसे होगा कि होल्डिंग के पास 40 है? होल्डिंग के पास कभी भी 40% नहीं हो सकते। अगर मान लो एग्जाम में आपने निकाला और आपने निकाल दिया होल्डिंग कंपनी के पास 40% शेयर है, तो अपने कैलकुलेशन को चेक कर लेना एक बार, होल्डिंग कैसे बन गई, वो कैसे बन गई होल्डिंग? होल्डिंग में 50% ज्यादा होंगे, ठीक है ना, माइनॉरिटी के पास 50% से कम होंगे। और तभी अगर आप निकाल रहे हो तो चेक कर लेना कि हम ही गलत निकाल लें कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। और अगर तब भी है सब कुछ करने के बाद कि होल्डिंग के पास 50% से कम शेयर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक लाइन लिखनी है, there is no relationship of holding and subsidiary between these two companies, as holding company holds less than 50% share and there is no requirement of CBS। कुछ बनाना ही नहीं, काहे बनाएंगे बैठ करके, समझ गए बात को? तो ऐसा होगा ही नहीं, हमेशा उससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया सर। नेट एसेट निकालिए। नेट एसेट कैसे निकाले एक बार फिर से हमको बताओगे? हम भूल रहे हैं कैसे किया, किसके एसेट उठाए? सब्सिडरी के। वहां एग्जाम में कैसे नाम से पहचानोगे कि कौन सब्सिडरी कौन होल्डिंग? इन्वेस्टमेंट से पहचान लोगे पक्का? ठीक है जी, तो ये 3 20 और ये 20 माइनस किया, नेट एसेट आए 3 लाख, उसका 20%। अच्छा, ये जो नेट एसेट तक अपन पहुंचे हैं ना, फिर उसका 20% कर लिया। इस नेट एसेट को निकालने के दो तरीके होते हैं, दोनों में से कुछ भी करेंगे आंसर सेम आएगा। मैं सिखा आपको दोनों देता हूं, क्यों सिखा रहा हूं दोनों, इसका तर्क भी बाद में बताऊंगा। एक तरीका तो यह है कि आपने जो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दिया, 3 20 में से 20 माइनस किया, नेट एसेट आ गया 3 लाख, फिर उसका 20% आपने कर ही लिया 60,000। दूसरा तरीका नेट एसेट निकालने का, हमने सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल पकड़ी, दिख रहा है आपको इधर, सब्सिडरी की शेयर कैपिटल पकड़ी। रिजर्व एंड सरप्लस होते तो वो भी जोड़ देते, इसमें थे नहीं। कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो माइनस कर देते, इसमें था नहीं। बस इतना कर दिया तो वो भी नेट एसेट आ गया। मतलब यहाँ पे केवल सब्सिडरी है, सब्सिडरी के मतलब शेयर कैपिटल है, तो कितने का नेट एसेट है? 3 लाख का। मतलब नेट एसेट के दो तरीके, एक तरीका 3 20 में 20,000 माइनस करना तो 3 लाख आ जाएगा, दूसरा तरीका केवल 3 लाख उठा लें। आसान क्या है? केवल 3 लाख उठा लें तो आसान है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। कर सकते हैं ऐसा, मना कहीं नहीं है, बट ऐसा करने में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं सब समझाता चलूंगा, अभी जितना सिखाता चलता हूं बिल्कुल आंख बंद करके सीखते चलो। हम हमेशा नेट एसेट माइनस लायबिलिटी करके निकालें। बुक्स में आपको सॉल्यूशन हमेशा उल्टा मिलेगा, बुक्स में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करके देगा, लेकिन हम निकालेंगे एसेट माइनस लायबिलिटी, उससे हमारी कभी गलती नहीं होगी। तो फिर सर ये दूसरा तरीका सिखाया ही क्यों, एक से भी काम हो जाएगा। दूसरा इसलिए सिखाया, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा फ्रेम हो जाए जिसमें दोनों की बैलेंस शीट ना दी हो, ना होल्डिंग की ना सब्सिडरी की, सिर्फ डेटा दिया है थोड़ा सा कि सब्सिडरी के शेयर कैपिटल इतने हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस इतने, और माइनॉरिटी के पास लेट से 20% शेयर है, और आपसे पूछ रहा है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल। अब आप तो सीख के कहते एसेट माइनस लायबिलिटी, लेकिन उसने तो पूरे जज्बात बदल दिए आपके, खत्म कर दिए। उसने बैलेंस शीट दी नहीं आपको, उसने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया और वो भी पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दिया, या फिक्टिशियस भी दे दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, लॉस अगर है तो वो भी माइनस हो जाएगा, वो करके आएगा नेट एसेट, फिर उसका अगर 20% में मालिक हो तो 20% निकाल देंगे। इसलिए मैंने आपको दूसरा तरीका भी सिखाया, लेकिन हम यूज करेंगे पहला, क्योंकि पहले से कभी गलती होने नहीं वाली, एज लॉन्ग एज हमें बैलेंस शीट फुल फ्लेजेड दी हुई है। सर ये बात भी अपने को समझ में आ गई। अच्छा सर, तभी आपने यहाँ पे अपनी शीट में दोनों फॉर्मूले लिख दिए। हाँ, हमने एक तो ये लिख दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए नेट एसेट का ये निकाला, उसके बाद ये दो फॉर्मूले यहाँ लिखें कि नेट एसेट कैसे निकालते हैं। नेट एसेट का एक तरीका में एसेट्स ले माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, अगर ये तरीका भी लेंगे तो भी एसेट में फिक्टिशियस एसेट नहीं लेते, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट कोई एसेट ही नहीं होता। मैंने आपको पिछले चैप्टर्स वगैरह में बताया भी था फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, रेशियो वगैरह चैप्टर में क्या होता है।
हाँ, जिनका कोई खुद की वैल्यू होती नहीं है, यूजलेस एसेट होते हैं, जैसे कोई एक्सपेंडिचर जो आपने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नॉट येट रिटन ऑफ, अंडरराइटर्स कमीशन नॉट येट रिटन ऑफ, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। तो इस तरीके कोई भी खर्चे जो आपने राइट ऑफ नहीं कर रखे हैं और अभी एसेट साइड में आप दिखा रहे हैं, वो एसेट है ही नहीं, फिक्टिशियस एसेट है। तो अगर हम एसेट माइनस लायबिलिटी भी करेंगे तो हम फिक्टिशियस एसेट नहीं उठाते, हम केवल जो सही एसेट है वो उठाते, तो एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। और सर अगर हम इससे ना करें तो दूसरा तरीका ये होता है, क्या, नेट एसेट निकालने का शेयर कैपिटल उठाओ, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ दो और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो। रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ने का मतलब है कि अगर लॉस होगा तो माइनस होगा, प्रॉफिट है तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरी प्रेफरेंस हमेशा रहती है कि हम लोग ये येलो वाला जो हाईलाइटेड है वो करके चलें। रेड वाला तब लगाएंगे जब येलो वाला नहीं लगा पाएंगे, बैलेंस शीट अगर नहीं दी होगी तो फिर हम रेड वाला तरीका निकालेंगे। अच्छा सर, मोटे मोटे आपने 3 वर्किंग नोट बनाए हैं। हाँ, एक वर्किंग नोट बनाया जिसमें हमने ये निकाल दिया कि कितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है, 80%, थोड़ा फॉर्मूला लिख के सजा धजा दिया। देखिए सजा धजाने का बहुत जमाना है आज की तारीख में, पैकिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, पैकिंग अट्रैक्टिव होती है, भले अंदर कूड़ा निकल करके आए, होता है कि नहीं, पैकिंग, ये सब आप सजा रहे हैं उसको। दूसरा आपने वर्किंग नोट बनाया कि आपने बता दिया सब्सिडरी के पास कितने शेयर है। तीसरा आपने बनाया माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने का। अगर केवल क्वेश्चन में इतना ही आया तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आगे कुछ करना ही नहीं। और अगर सीबीएस बनाने को भी आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आपने सीबीएस भी बना दिया। एक बार फिर से अच्छा सीबीएस बनाते हैं, और अब बनाते हैं थोड़ा पढ़े लिखो की तरह। ये हटा देते हैं कि साहब हम पढ़ लिख के एग्जाम में जा रहे हैं और हम एक बार में क्या सही सीबीएस बना पाएंगे कि हमें ऐसे ही लिख लिख के काटना पीटना पड़ेगा। कोशिश करते हैं कि एक बार में सही बनाने की, थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि जब सीबीएस बनती है तो शेयर कैपिटल जो आती है वो केवल होल्डिंग की आती है, कभी भी सब्सिडरी की शेयर कैपिटल नहीं आती। सब्सिडरी की पहले, मतलब सब्सिडरी का अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो वो फिगर आएगी, बाकी शेयर कैपिटल नहीं आती। तो अगर हम बहुत ध्यान से एक बार में कोशिश करें बिना गलती करें, तो हम जब सीबीएस बनाएंगे तो हम 5 लाख और 3 लाख, 8 लाख नहीं लेंगे, हम केवल 5 लाख लेंगे होल्डिंग की शेयर कैपिटल। और दिमाग लगाएंगे कि माइनॉरिटी तो नहीं, हम वर्किंग नोट तो बना ही चुके होंगे पहले, और माइनॉरिटी में पता चल जाएगा कि हमारी 60,000 रुपए का है, क्योंकि 3 लाख के नेट एसेट है, 20%, ये सब हम वर्किंग नोट बना चुके होंगे। 60,000 का फिर हमने लिखा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 140 और 20,000 टोटल लाइबिलिटी, 160 लिखी। टोटल आप बताएंगे 7,20,000। एसेट साइड गए, एसेट में दोनों के एसेट 4 और 3 20 का 7-20 टोटल। इन्वेस्टमेंट हम लिखते नहीं, 7-20, और हमारी एक बार में सीबीएस बन के एग्जाम में दिमाग लगा के तैयार हो जाएगी। जैसे इलस्ट्रेशन 1 में अगर दोबारा चलते हैं और इसमें फिर से थोड़ी मेहनत करते हैं सीबीएस बनाने की, ये डिलीट कर देते हैं पहले कि अगर लेबन की तरह ना बनाएं, थोड़ा पढ़े लिखो की तरह काम करें। ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आ रहा है तुम लोगों को भी? आप लोग को आ रहा है समझ में? चलिए हाँ, अब हम सीबीएस बनाने जा रहे हैं, और इस क्वेश्चन में हमने देख लिया था कि माइनॉरिटी नहीं है, क्योंकि 100% शेयर होल्डिंग के पास है सब्सिडरी के, क्योंकि सब्सिडरी के 2 लाख शेयर रुपीस के शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 20,000 शेयर हो गए, पूरे 20,000 शेयर इसके पास है, 100% शेयर है, माइनॉरिटी है ही नहीं। तो ऐसे केस में हमने क्या किया, ऐसे केस में बहुत ध्यान से हमने शेयर कैपिटल लिखी। बताओ किसकी लिखे, केवल अपनी, यानी 5 लाख। ये सर सीबीएस कौन बना रहा होता है बैठ के, होल्डिंग बना रही होती है कि सब्सिडरी बना रही होती है? होल्डिंग बना रही होती है। तो होल्डिंग अपनी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कि नहीं बनाती है? बनाती है। सब्सिडरी अपनी स्टैंड अलोन बनाती है, और ऐसा होल्डिंग एक काम और कर रही होती है कि सीबीएस भी बना रही होती है। 5 लाख लिखा, लाइबिलिटी दोनों की 1 लाख और 1 लाख, मतलब 1,25,000 हो जाएगा टोटल। फिर टोटल कर दिया तो 6,25,000, माइनॉरिटी था नहीं, होता तो हम जोड़ देते। 4 और 225, 625, इन्वेस्टमेंट आती नहीं है, और हमारी बैलेंस शीट तैयार हो गई। सर इस क्वेश्चन में भी क्या हम कुछ वर्किंग नोट्स दिखाएंगे? हाँ बेटा, एक वर्किंग नोट तो हमें दिखाना पड़ेगा कि 100% शेयर होल्डिंग के पास है। वो वर्किंग नोट तो हम दिखा के चलेंगे, हमने सॉल्यूशन में नहीं दिया, लेकिन आपको देना पड़ेगा। कैसे देंगे? यही जो सेकंड वाले के सॉल्यूशन में है वैसे ही दे देंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे, और फिर ये डिवाइड, जैसे यहाँ 24,000 डिवाइड बाई 30,000 था, वहां क्या कर देंगे 20,000 डिवाइड बाई 20,000, 100%। फिर सेकंड और थर्ड वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। फिर माइनॉरिटी, या आप सेकंड बना के 0% कर देना,
कि शेयर्स परसेंटेज ऑफ सब्सिडरी होल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर 100 माइनस 100% 0%। अगर आपको लिखना हो तो ये लिख देना, थर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं जब है ही नहीं। इतनी बात आपके दिमाग तक चली गई? पक्का? यहां तक कोई डाउट किसी के दिमाग में? अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 और 2 तो बहुत ध्यान से आप घर पे लगाने ही वाले हैं। अभी तक में कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं, किसी के भी दिमाग में कोई भी क्वेरी आती हो अभी तक में तो आप पूछ सकते हैं। बाकी सिर्फ मेरे पे भरोसा करते रहिए, क्वेश्चन खोलना तो आप बोल सकते हैं, बाकी बीच का मैटर क्या निकला वो सब पढ़ाऊंगा। अभी तक में कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए। नहीं? अच्छा, जैसे आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हो, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना अपना ये कैलकुलेटर बेचना चाहता हूं, कोई खरीदेगा? किसे खरीदना है? खरीदना है? ले लीजिए, 1 लाख रुपए का। उज्जवल लेने के लिए तैयार थे, लेंगे? अब लेंगे? नहीं, मना कर रहे हैं। किसी को खरीदना है? अच्छा, कौन कौन मना कर रहा है कि हमें नहीं खरीदना, वो हैंड रेज करे। जो हैंड रेज नहीं करे उसको 1 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। सबने हैंड रेज कर दिया फटाफट। क्यों नहीं खरीदना? कारण क्या है? क्या दिक्कत है? बढ़िया कैलकुलेटर है, मेरे हाथ का चलाया हुआ है, क्या चीज है? बहुत ज्यादा ओवर प्राइस है। आपको पता है ऐसा ही कैलकुलेटर मार्केट में 100, 150, 200, 300 का मिल जाएगा, 1 लाख का थोड़ी ना है सर। यानी आपने तुरंत दिमाग दौड़ाया कि भैया महंगा है मत खरीदो। यस और नो? अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने दिमाग दौड़ाया तो होल्डिंग कंपनी जिस समय सब्सिडरी के मेजॉरिटी शेयर्स मार्केट से परचेज कर रही होती है, उस समय वो सोचती होगी कि हम महंगा खरीद रहे हैं कि सस्ता खरीद रहे हैं, कि नहीं सोचती होगी? बिल्कुल सोचती होगी। किस समय सोचती होगी? खरीदने से पहले कि खरीदने के बाद? खरीदने से पहले। खरीदने से पहले वो सोचती है कि हम जो खरीद रहे हैं महंगा खरीद रहे हैं कि सस्ता। खरीदने के बाद थोड़ी ना सोचते। मान लो सामने वाली डॉक्टर महाजन वाली जमीन बिक रही है, महाजन साहब 5 करोड़ मांग रहे हैं, मैं 5 करोड़ देने के बाद थोड़ी ना सोचूंगा कि सस्ता खरीदा कि महंगा। पहला सोचूंगा अरे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1, 1.5, 2 करोड़ की होनी चाहिए। यस और नो? और उसके बाद भी अगर मैं खरीद रहा हूं तो कुछ सोच के हो सकता खरीद रहा हूँ, बट ये कैलकुलेशन सारे खरीदने से पहले होते हैं, खरीदने के। जैसे सीएस बनने से पहले या सीएस के कोर्स में एंटर करने से पहले आपने एनालाइज किया था हमें ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, करने के बाद क्या होगा, वो बात अलग है, कुछ ने नहीं भी किया होगा। लेकिन साहब ये पहले एनालिसिस होता है, बाद में उसके बाद अब निकल पड़े हो शराब पे तो पीछे नहीं हटना। और कुछ बच्चे एनालाइज करके पहले ही किनारे हो चुके होंगे, ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा, हम तो डांस सीखने जाएंगे ताता थैया। यस और नो? भाई आपकी क्लास में आपके स्कूल में कितने बच्चे होंगे, बट उसमें से आप होनहार बच्चे हैं जिन्होंने ये कोर्सेज चुने हैं। आप, सही बात है, कितने स्कूल में कितने 60, 70, 80 बच्चे होते हैं ना? 250 बच्चे, 5 सेक्शन। बताइए साहब, आप किसे मर्सी मेमोरियल से थी, किससे थी, कौन से? यूपी किराना से थी। 5 सेक्शन मतलब 250, 300 बच्चों में हमें नहीं लगता कि 25 बच्चे भी ये कोर्सेज कर रहे होंगे, क्योंकि बाकियों ने अपने आपको इस काबिल नहीं समझा होगा जितना काबिल आपने समझा। तो ये एनालिसिस आपने किया कि नहीं हमें करना है, हम कर पाएंगे, बाकी कोर्सेज हमारी रुचि के नहीं है, या बाकी कोर्सेज में लग से पैसा ज्यादा लग रहा है, इन कोर्सेज में पैसा कम है, रेपुटेशन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें पहले होती हैं, बाद में नहीं होती। जैसे शादी के लिए लड़के की जांच पड़ताल पहले होती है, खाता पीता तो नहीं, ऐसा नहीं चल पहले शादी करा देते फिर मोहल्ले में इंक्वायरी कर रहे ऐसा लड़का है। अब तो हो गया जो हो, अब पछतावे हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हैं बात को? सेम तरीके से, द सेम मैनर, होल्डिंग कंपनी जब सब्सिडरी के शेयर खरीदने जा रही होती है तो वो ये वैल्यूएशन करती है कि सर हम जो खरीद रहे हैं ये महंगा खरीद रहे हैं कि सस्ता खरीद रहे हैं। एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, एज ऑन द डेट ऑफ परचेज, ये कैलकुलेशन होल्डिंग कंपनी बैठाती है। होल्डिंग छोड़ो साहब, मान लो मेरे को ही, मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, मैं टाटा के 100 शेयर खरीद लेता हूं। 100 शेयर से मैं होल्डिंग नहीं बन जाऊंगा, बहुत जरा से चुनने से शेयर आएंगे, तब भी मैं कैलकुलेशन करता हूं मेरे हिसाब से मार्केट में चल रहा है ये शेयर मान लो 750 का, 700 का, 600 का। अब मान लो मेरे हिसाब से 600 का चल रहा है, 650 का, मेरे को लग रहा है यार नहीं पोटेंशियल है, पिछली बार ये 1100 1200 तक का गया था, तो मैं खरीद लूंगा। और अगर मेरे को उल्टा लग रहा है कि नहीं यार 600 वर्थ नहीं, भी जाएगा 400 300 का, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो इंसान एक छोटी, आप कैलकुलेटर तक में तो आपने दिमाग लगा लिया कि नहीं 1 लाख का नहीं खरीदेंगे, लगा लिया कि नहीं? लेकिन जब
होल्डिंग कंपनी खरीद रही होती तो बड़ा स्टेक खरीदे तो दिमाग लगाएगी 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 कि नहीं लगाएगी? लगाएगी। दैट मीन्स वो ये चेक करती है कि हम महंगा खरीदने की सस्ता। भी इसमें दो केसेस हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकते हैं, चलो तीन समझाता हूं, तीन केसेस। पहला केस, मान लो होल्डिंग ने चेक किया कि हम जो शेयर खरीदने वाले हैं वो मिलने वाला है हमको 5 लाख रुपए का, हमें देने पड़ेंगे कितने रुपए? 5 लाख। और जितने शेयर हम खरीदेंगे उसकी जो वर्थ है वो भी 5 लाख है। जो चीज हम खरीदने वाले हैं उसकी वर्थ भी 5 लाख है और हमको देने भी 5 लाख पड़ेंगे। मतलब खरीदते समय होल्डिंग को क्या लग रहा है, फायदा है कि नुकसान है कि कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ना फायदा ना नुकसान। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी 5 लाख है। क्या बोल गए सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने का खरीदा, और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी 5 लाख है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी वर्थ, उसकी औकात। औकात अब नहीं बोलेंगे, वर्थ बोलेंगे, ठीक है ना? इंट्रिंसिक वैल्यू भी 5 लाख है, खरीद भी 5 लाख मेरे, तो ना महंगा है ना सस्ता है। दूसरा केस समझिए, हमने निकाला कि सर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 लाख है, जो चीज हम खरीदने वाले हैं उसकी वर्थ 5 लाख है, लेकिन मिल रहे हैं वो शेयर 4 लाख में। हम खरीदें ना खरीदें? खरीदें। फायदा नुकसान? फायदा। कितने का? 1 लाख। ये फायदा क्या लगता है, रेवेन्यू नेचर का है, रोज रोज होता है, कि कैपिटल नेचर का है? कैपिटल नेचर, तभी इसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व है 1 लाख रुपए का। प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व है 1 लाख का। क्यों भैया? जो चीज खरीद रहे हैं उसकी वर्थ है 5 लाख, बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 4 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 5 लाख है, खरीद रहे हैं 4 लाख का, 1 लाख रुपए कैपिटल रिजर्व। रिवर्स कर देते हैं सिचुएशन को, जो खरीद रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू लेट से वही 5 लाख है, बट मिल रहा है 5.5 लाख का। जो चीज खरीदने वाले हैं उसकी जब हमने वर्थ निकाली कि इसकी वर्थ कितनी होनी चाहिए, इसकी आईवी कितनी होनी चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, वो है 5 लाख, बट आस्किंग प्राइस है 5,50,000 का। अब दो बातें होंगी, या तो मैं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा। नहीं खरीदता हूं तो कंसोलिडेशन की बात ही नहीं, तो होल्डिंग सब्सिडरी रिश्तेदारी नहीं, शादी कहां हुई? मना ही हो गया ना, लड़का रिजेक्ट हो गया। नहीं, लड़का खाता पीता, इसके चाल चलन अच्छे नहीं। दूसरा, हमने तब भी खरीद लिया, हमने देखा भाई 5 लाख की वर्थ की 5.5 लाख में मिल रही है, तब भी खरीद लिया। अब अगर तब भी खरीद लिया ये जानते हुए भी, तो इसको हम नुकसान नहीं बोलते। पहली चीज, इसको हम लॉस बोलते ही नहीं, क्योंकि लॉस होगा कैसे? तुम्हें जब पता था तो तुमने जानबूझ करके लॉस तो किया नहीं है। तुमने तब भी खरीदा तो तुमने उसके पीछे कुछ देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं गुडविल। तुमने देखा होगा कि इसका खरीद लेंगे तो मार्केट में रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तभी जब नुकसान होता है तो उसको हम कैपिटल लॉस ना बोल के गुडविल बोलने लगते हैं। अगर जानबूझ करके भी हम खरीद रहे हैं तो कैपिटल लॉस कैसे हो गया? हम खरीदते ही नहीं, अगर हमें लगता नहीं लॉस है हम खरीदते ही नहीं, मना कर देते। जैसे आपने कैलकुलेटर बिल्कुल मेरे मुंह पे मना कर दिया कि नहीं खरीदेंगे, है ना? आपने सोचा भी नहीं 1 मिनट के लिए सर को कैसा लगेगा, मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची, लेकिन आपने मना कर दिया, नहीं खरीदना। अरे सर नहीं। अभी वही सलमान खान की टी शर्ट उसकी पहनी हुई, मान लो बीइंग ह्यूमन वाली है, जो भी उसकी पहनी हुई, पसीने की जैसे बदबू आ रही है, वो ऑक्शन हो रही है। अब लोग खरीद लेंगे कि नहीं? 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख में खरीद लेंगे, फिर उसको जाकर के लगाएंगे, पहनेंगे, देखो सलमान खान वाली है कि नहीं? तो इतना जान के भी अगर वो खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं? हाँ, अभी यही कैलकुलेटर सलमान खान बेच रहा हो तो आप खरीद लेते फटाक से। अगर आपके पास इतना पैसा होता तो आप कहते हाँ हाँ सर, 1 क्या 5 लाख लीजिए, नीलामी लगती है कैलकुलेटर की, सलमान खान का यूज किया हुआ। अब अगर सर का यूज किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू ही नहीं समझता मेरी। दैट मीन्स अगर महंगा होने के बाद भी आप कुछ खरीद रहे हैं तो वो है गुडविल। तो जब भी होल्डिंग कंपनी मेजॉरिटी शेयर्स खरीदती है, वो चेक करती है कि हमने सस्ता खरीदा कि हमने महंगा। यानी दो ही केसेस होते। तीसरा तो हमने बना दिया कि जहां ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व। तीसरा हो सकता है, अभी दिखाऊंगा तीसरा कब हो सकता है, दोनों सेम होंगे, लेकिन दो ज्यादातर मिल सकते हैं। जहां पे अगर महंगा खरीदा तो उसको क्या बोलेंगे? महंगा गुडविल। सस्ता खरीदा कैपिटल रिजर्व। महंगा कब होगा? मतलब मैं लिख के बताऊं अगर आपको, तो आप देखना, आप बताना। अगर ये केस है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज मोर देन आईवी। अब बताओ महंगा, पहले महंगा सस्ता, हिंदी में बताओ। महंगा, आर यू श्योर? महंगा, गुडविल की कैपिटल रिजर्व? ऐसे केस में गुडविल आएगी सर। और इफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज लेस देन आईवी, सस्ता खरीदा यानी कैपिटल रिजर्व। और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ना ही गुडविल
ना ही कैपिटल रिजर्व, लिख के काट रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं आएगा, ना गुडविल ना कैपिटल रिजर्व। दैट मीन्स सर हमें ये दोनों चीजें निकालनी पड़ेंगी एक क्वेश्चन में, ये तय करने के लिए कि गुडविल आने वाली है कि कैपिटल रिजर्व आने वाला है कि कुछ नहीं आने वाला है। बिल्कुल बेटा, हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा दिया होता है, वो हमें निकालना नहीं पड़ता। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें दे देता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बताएगा ना कितने का तुमने खरीद लिया। हमें निकालनी पड़ती है इंट्रिंसिक वैल्यू कि उसकी जो हमने चीज खरीदी उसकी वर्थ थी कितनी। जब हम ये दोनों निकाल लेते हैं तब हम इस नतीजे पहुंच जाते हैं कि गुडविल आई कि कैपिटल रिजर्व आया। जैसे मान लो मैं इलस्ट्रेशन 1 में आपको लेके चलता हूं दोबारा। सर सारे क्वेश्चन में हमें ये चेक करना पड़ता है कि हमने सस्ता खरीदा कि महंगा खरीदा कि नहीं, चेक करना पड़ता है, सब में चेक करना पड़ता है। तो सर 1 और 2 में तो आपने चेक भी नहीं कराया, ना सीबीएस में आपने गुडविल लिखी, ना सीबीएस में आपने 1 और 2 में कैपिटल रिजर्व लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 1 और 2 में मैं पहले चेक करे बैठा था, ना गुडविल थी ना कैपिटल रिजर्व था। मैं अब तो आपको तीन तीन करके सब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर एग्जाम में अगर आएगा 1 और 2 तो हमें चेक करना होगा क्या? बिल्कुल चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा मैं सिखाता हूं। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी के जो शेयर खरीदे उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है वो हमेशा दी होगी। कितने का खरीदा वो लिखा होगा यहां पे। कहां पे सर? ये कितने का खरीदा? 2 लाख रुपए का। कॉस्ट का मतलब हमको कितने का पड़ा। कॉस्ट समझते हैं? मैं समझाता हूं आपको कॉस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा, मेरा कैलकुलेटर का व्यापार है, मैं 100 का खरीदता हूं 150 का बेचता हूं, 100 का खरीदता हूं 150 का बेचता हूं, 100 का खरीदता हूं 150 का बेचता हूं। मेरी कॉस्ट 100, मैंने आपको 150 का बेचा, आपकी कॉस्ट 150। कॉस्ट मीन्स आपको कितने का पड़ा। कॉस्ट डजंट मीन 100, आपके लिए 150। आपने 180 का आगे चुपका दिया, किसी को बेच दिया, तो उसकी कॉस्ट। क्लियर? यानी कॉस्ट मीन्स हमको कितने का पड़ा, ये फिगर हमेशा दी होगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की 2 लाख का हमको पड़ा। अब हमें निकालनी पड़ेगी कि उसकी आईवी कितनी थी। अच्छा, ये कैलकुलेशंस कब करती है होल्डिंग कंपनी? जब शेयर खरीद लेती है उसके बाद, कि खरीदते समय, खरीदते समय एग्जैक्टली जिस समय खरीद रहे उससे जस्ट पहले। खरीदने के बाद थोड़ी ना चेक होता है। जैसे आपने कहा शादी करने के बाद नहीं देखा जाता कि लड़का कैसा था, पहले सब चेक होता है। समझ पा रहे हैं हम बात को? दैट मीन्स जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जिस दिन शेयर खरीदे, हम उस दिन चेक करते हैं कि साहब सब्सिडरी के हम जो शेयर खरीद रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है। सर किस दिन शेयर खरीदे ये दिया होगा क्या? ये लाइन पढ़ो जो आपको लग रही थी ऐसे ही दी हुई है, ये लाइन पढ़ो। एच लिमिटेड, क्या लिखा है? परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन दी बैलेंस शीट डेट। मतलब आपको ये जो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 24 की, ये भी 31 मार्च 24 की है, ये भी 31 मार्च 24 की है, और सीबीएस भी जो बनाओगे फिर वो 31 मार्च 24 की बनेगी। हमने कहा साहब होल्डिंग कंपनी ने 2 लाख रुपए के शेयर यानी 20,000 शेयर किस दिन खरीदे ये तो बताओ सब्सिडरी के। जरूरी थोड़ा ना कि 31 मार्च 24 को ही खरीदे, हो सकता है उससे पहले खरीदे हो। यस और नो? क्या जरूरी 31 मार्च 24 को ही खरीदे हो सकता है उसने 25 मार्च 24 को खरीदे हो सकता है उसने जनवरी 24 में खरीदे उसने हो सकता है 2023 में खरीदे हो सकता है। यस और नो? उसने हो सकता है बाद में खरीदे हो सकता है 31 मार्च 24 के बाद खरीदे। बाद का केस कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर 31 मार्च 24 के बाद खरीदे हैं शेयर तो एज ऑन 31 मार्च 24 शादी हुई नहीं थी, होल्डिंग सब्सिडरी का रिश्ता ही नहीं था। 31 मार्च 24 में फिर ये ही ना रहा होता 2 लाख रुपए। जब तुमने 31 मार्च 24 तक खरीदे ही नहीं थे तो काहे की तुम होल्डिंग सब्सिडरी, काहे का सीबीएस 31 मार्च 24 का। यानी जो भी खरीदने की डेट होगी शेयर की, या तो वो बैलेंस शीट की डेट की होगी या उससे पहले की होगी, या फिर ऐसा लिखा होता, अभी मैं चेंज करूं, मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे ऐसे लिखा होता है एच लिमिटेड परचेज शेयर इन एस लिमिटेड ऑन, ऑन डेट डाल देते हैं, ऑन लिखा होता मान लो 1 अप्रैल 2023, ये ना लिखा होता फिर कि 1 अप्रैल 23 को खरीद लिए थे, बैलेंस शीट थी 31 मार्च 24 के। तो या तो पहले के खरीदे हुए होंगे या उसी दिन पे खरीदे होंगे। समझ पा रहे हैं आप? दोनों में बाद के नहीं हो सकते। मैं आपके देखिए कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चल रहा हूं, क्वेश्चन बनाना उसका काम है बेटा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। सर पहले तो इसको ओरिजिनल फॉर्म में करते हैं। अगर एग्जाम में आपको ये डेट दिखाई दे कि सर जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन ये शेयर एच लिमिटेड ने खरीदे हैं एस लिमिटेड के, तो आप बहुत ही
जोर से भगवान का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आप समझ के चलिए आपके ऊपर भगवान की साक्षात बहुत कृपा है, ब्रह्मा जी की कृपा है आपके ऊपर। क्यों कृपा है भी आने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा। क्योंकि जिस दिन होल्डिंग ने शेयर खरीदे उसी दिन की सब्सिडरी की बैलेंस शीट दी है, और हमें उसी दिन पे तो कैलकुलेशन करना होता है ये निकालने के लिए कि तुमने महंगे खरीदे कि सस्ते खरीदे। मतलब अगर तुमने ये शेयर खरीदे होते 1 अप्रैल 23 को, अगर खरीदे नहीं इसमें, अगर 1 अप्रैल 23 को, तो ये कैलकुलेशन हम 31 मार्च 24 के डेटा पे ना करते। हम आईवी जो निकालते वो एस लिमिटेड की 31 मार्च 24 की नहीं निकालते, 1 अप्रैल 23 की निकालते, क्योंकि उस दिन चेक होता है कि महंगे खरीदे कि सस्ते खरीदे। तो हमारे पास दो डेटा होते कि 31 मार्च 24 को ये डेटा, 1 अप्रैल 23 को वो डेटा। पर साहब यहां तो हमारे लिए आसान हो गया। क्यों आसान हो गया? हमें 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट दी हुई है और उसी दिन तुमने शेयर खरीदे, तो लेट से 31 मार्च 24 को सुबह उसने खरीद लिए, शाम की बैलेंस शीट दे दी। समझ पा रहे हैं? अब सर आईवी निकलती कैसे, इंट्रिंसिक वैल्यू? देखो भैया, हमको ये बताओ, हमारे पास यानी होल्डिंग के पास सब्सिडरी के इस क्वेश्चन में 1 वाले में कितने परसेंट शेयर है? 100%। अब अगर हम सब्सिडरी की बात करते, कॉस्ट वैल्यूएशन तो पता है 2 लाख, सब्सिडरी की बैलेंस शीट देखते हैं कि होल्डिंग का कितना हिस्सा है। सब्सिडरी की बैलेंस शीट में ये जो 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, ये किसको बिलोंग करती है? होल्डिंग को। यानी इस 2 लाख का 100% 2 लाख। एक तो ये है, प्लस अगर सब्सिडरी के रिजर्व एंड सरप्लस होते तो वो भी तो होल्डिंग का ही पार्ट है, मतलब वो शेयर होल्डर का ही तो मालिक होते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसको बिलोंग करते हैं? शेयर होल्डर को। ये आता कैसे सर? ये ऐसे ही आता है कि आपने जो प्रॉफिट्स कमाए और नहीं बांटा, जो बांट दिया वो डिविडेंड, जो नहीं बांटा वो रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस, है तो शेयर होल्डर का ही ना। हम वो भी जोड़ देते और उसका भी 100% कर देते तो मेरी आई भी आती। यहां पे क्वेश्चन में आसान बात क्या थी कि इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए केवल एक ही चीज थी, शेयर कैपिटल, बाकी कुछ इक्विटी वालों को बिलोंग ही नहीं करता वहां पे। सिर्फ लाइबिलिटी साइड देख रहा हूं। दूसरा सर लाइबिलिटी क्यों नहीं पकड़ी? 25,000 वो तो भारी लाइबिलिटी। इक्विटी वालों का क्या है? वो है 2 लाख। और आपके पास कितने परसेंट शेयर है? 100%। 2 लाख का 100%, 2 लाख, यानी आपकी आईवीआई 2 लाख, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 20,000 शेयर हेल्ड 2 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे दी हुई है 2 लाख। बोलो महंगे खरीदे कि सस्ते खरीदे? ना महंगे ना सस्ते, तभी सीबीएस में ना गुडविल थी ना कैपिटल रिजर्व था। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। सर दूसरे क्वेश्चन में तो हमारे पास केवल 80% शेयर थे सर, सारे शेयर हमारे पास नहीं थे उसके, क्योंकि 30,000 शेयर में 24,000 शेयर हमने खरीदे थे, 80% हमारे पास थे। मानते हो कि नहीं? 20% माइनॉरिटी पास थे। 80% शेयर की सर सीओए दी हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी दी हुई है? 240। ये हमेशा दी होगी। अब इंट्रिंसिक की बात करते हैं कि इस 80% शेयर की वर्थ कितनी थी सर, तभी पता चलेगा महंगा खरीदा कि सस्ता खरीदा। सर 80% शेयर की वर्थ कैसे निकाले? शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल 3 लाख, जिसका 80% हम मालिक है, पूरे 100% मालिक नहीं है। 3 लाख का 80%, 2,40,000 रुपए, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होते तो उसका भी 80% करते, वो थे नहीं। सर एक चीज तो चेक नहीं करी क्या? हमने चेक कर ली थी, आपको करा देता हूं। सर ये शेयर किस दिन खरीदे थे एच लिमिटेड ने? क्या बात है, भगवान की साक्षात कृपा है। जिस दिन की बैलेंस शीट है उसी दिन होल्डिंग ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे थे, क्योंकि उसी दिन तो ये कैलकुलेशन हो रहा होता है बैठ के। तो सर 3 लाख का 80%, 2,40,000 की इंट्रिंसिक वैल्यू, और कॉस्ट एडिशन ये लिखी 2,40,000 की। महंगे की सस्ते? ना महंगा ना सस्ता, यानी जितना का खरीदा उतने का, ना गुडविल ना कैपिटल है सर। इलस्ट्रेशन 3 पे आओ, बहुत ध्यान से मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी बच्चे। पढ़ूं? पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st March 2024, prepare CBS equities and liability share capital shares of 50 rupees each, 5 लाख रुपए के और उसके 2 लाख रुपए के। हम उसके नंबर ऑफ शेयर की बात करते हैं, एस लिमिटेड के। 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 50 रुपए का एक शेयर है। नंबर ऑफ शेयर 4,000 पक्का, 2 लाख डिवाइड बाई 50, यानी इसके 4,000 शेयर रहे होंगे 50 रुपए के हिसाब से, तभी बच्चे कह रहे 2 लाख रुपए है। क्रेडिटर्स दिए हुए 20,000, 1 लाख और उसके 20,000। रिजर्व दिए हुए अपने कुछ नहीं, उसके 10,000। पीएनएल दिया हुआ है दोनों का। एसेट की बात करते हैं, सन्ड्री एसेट्स 3.5 लाख, 2,60,000। इन्वेस्टमेंट दी हुई है इन द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड, 4,000 शेयर हमने खरीद रखे हैं, 3 लाख रुपए के हमें पड़े थे 4,000 शेयर। हमको ये बताओ कितने परसेंट शेयर आपके पास है? 100%, 80%, 70%, 90%, कितने परसेंट? आर यू श्योर? 4,000 शेयर में पूरे 4,000 शेयर हमारे पास हैं। अच्छा सर खरीदे कब हैं? सर खरीदे कब हैं? एच लिमिटेड परचेज शेयर इन एच लिमिटेड एज ऑन
बैलेंस शीट डेट। अब सीबीएस बाद में बनाएंगे, पहले तो हम यही काम करते हैं कि ये चेक करते हैं गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है कि कुछ नहीं है। सर कैसे चेक करें, मैं समझाता जा रहा हूं। दो चीजें चाहिए, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4000 शेयर की, तुमने 4000 शेयर कितने के खरीदे, 3 लाख के ही दिया है, ये हमेशा दिया होगा। दूसरा निकालना होगा इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकालनी है, उसकी शेयर कैपिटल के 100% मालिक हम है। अगर 80 होता है 80%, 90% तो हम 80-90% करते, या 100%, 2 लाख कहिए। क्रेडिटर भी इक्विटी वालों को बिलोंग करते हैं, अरे वो तो लाइबिलिटीज है। और कुछ बिलोंग करता है क्या, रिजर्व 10,000 का, पीएनएल 30,000 का, तो 10,000 का 100% 10,000, 30,000 का 100% 30,000, यानी टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000, 2,40,000। 2,40,000 रुपए के वर्थ की चीज हमने खरीदी है 3 लाख में। सस्ती की महंगी, पहले ये बताओ, महंगी गुडविल की कैपिटल रिजर्व। गुडविल कितनी, 60,000 की। 60,000 सबको समझ आ रहा है, 240 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, 3 लाख की कॉस्ट है, 60,000 गुडविल है। गुडविल ही लग रहा है। तो जब सीबीएस बनेगी सर तो गुडविल आएगी, बिल्कुल आएगी। सर कौन सी साइड में आएगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी में कि एसेट साइड में, किस में आनी चाहिए, एसेट साइड में। और अगर कैपिटल रिजर्व आता तो, इसमें है नहीं लेकिन अगर होता तो लायबिलिटी साइड में। सर इतना भी समझ आ गया। सर एक बात और बता दो, पूछ बेटा, सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसमें कितना है, 0 है। अब मैं फिर से चल रहा हूं और बहुत ध्यान से बनाने वाला हूं सीबीएस, पूरा फोकस आपका यहां। एक ही बार में बनाऊं कि पहले लेमैन वाला काम करूं, एक ही बार में, तो ध्यान से फिर सुनना पड़ेगा आपको, लिखना कुछ भी नहीं है, सुनता ज्यादा है यहां पे, ठीक है। आइए सुनिए, एक बार में आप कह रहे हैं सीबीएस बनाने को, चलो कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं। साहब जब सीबीएस बनती है ना, तो सीबीएस तो कौन सी रेट की बनती है, जिस दिन शेयर खरीदते हैं उस दिन की बनती है कि जिस दिन की बैलेंस शीट दी होती है, जिस दिन की बैलेंस शीट दी होती है। इत्तेफाक की बात है कि उसी दिन शेयर खरीदे थे, यहां तो सब कुछ कॉमन ही है। बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस दिन पे होता है, जिस दिन शेयर खरीदे थे। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर होता है, इसमें नहीं है, अगर होता तो उसका कैलकुलेशन सर किस दिन पे होता है, बैलेंस शीट की डेट पे। हमें इस बात से फर्क नहीं माइनॉरिटी ने शेयर कब खरीदे, हमें तो पता भी नहीं होता उसने शेयर कब खरीदे, कब बेच दिया। माइनॉरिटी का कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस शीट डेट पे होता है, सीबीएस बैलेंस शीट डेट पे ही होती है। बट गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन एज ऑन द डेट ऑफ परचेज होता है। और अभी तक इत्तेफाक है, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 में बैलेंस शीट की डेट वाले दिन ही हमने शेयर खरीदे थे, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से, सीबीएस सर शेयर कैपिटल 5 लाख 2 लाख किसकी आती है, सिर्फ 5 लाख उसकी आती ही नहीं सर, तो 5 लाख, ठीक है। इन्होंने क्रेडिटर्स दिए, बाद में रिजर्व दिए। पहले रिजर्व, जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, बाद में क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी लिखेंगे। लेकिन चलो अभी इसी का ही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स दोनों के 1 लाख और इसका 20,000, दैट इज 1,20,000। सर माइनॉरिटी इंटरेस्ट की फिगर है नहीं, कैपिटल रिजर्व है नहीं, गुडविल है वो एसेट साइड में जाएगा। सर रिजर्व दिए हुए हैं, अच्छा अच्छा कितने दिए, अपने कुछ नहीं दिए, उसके दिए। सुनो ना बेटा, मेरी बात सुनो ना, अपने रिजर्व तो बैलेंस शीट में आते हैं, सीबीएस में अपने वाले तो आते हैं, अपने मतलब होल्डिंग के। बट सब्सिडरी के प्री के रिजर्व नहीं आते, पोस्ट के रिजर्व आते हैं। क्या बोल रहे हो सर, प्री पोस्ट क्या होता है ये, प्री पोस्ट प्री पोस्ट प्री पोस्ट, सुनो ना, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उस दिन तक सब्सिडरी कंपनी ने जितने प्रॉफिट्स, जितने रिजर्व्स कमा लिए थे, वो सब कहलाते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और प्री एक्विजिशन रिजर्व। खरीदने के बाद भी तो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट्स कमाएगी, ऐसा तो है नहीं कि सब्सिडरी बंद हो गई है। खरीदने के बाद जो प्रॉफिट सब्सिडरी कमाती है, होल्डिंग उनको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स बोलती है। होल्डिंग अपने नजरिए से सब्सिडरी के प्रॉफिट्स के, सब्सिडरी के रिजर्व के दो हिस्से करती है कि हमारे खरीदने तक उसने कितने प्रॉफिट कितने रिजर्व कमा लिए थे, और हमारे खरीदने के बाद उसने कितने प्रॉफिट कितने रिजर्व कमाए। हमारे खरीदने तक जितने कमा लिए थे वो सब होते हैं प्री के प्रॉफिट। मतलब ये प्री के प्रॉफिट हिंदी वर्ड है, इंग्लिश में लिखेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व। खरीदने के बाद जो कमाए वो पोस्ट एक्विजिशन। सीबीएस में पोस्ट के तो आते हैं उसके, प्री के नहीं आते। तो पहले तो सर ये बताओ, ये जो 10,000 का रिजर्व है सब्सिडरी ने जो कमाया है, ये उसके शेयर खरीदने तक कमाया है कि शेयर खरीदने के बाद भी इसमें कुछ है,
शेयर खरीदने तक, क्योंकि शेयर ही खरीदे बैलेंस शीट डेट तक, तो जो रिजर्व है ये सब प्री का है, पोस्ट का ही नहीं। पोस्ट का कब होता है? जब बैलेंस मान लो खरीदने की डेट दी होती है 1 अप्रैल 23 की और बैलेंस शीट दी होती है 31 मार्च 24, तो इस रिजर्व में दोनों पार्ट होते हैं कि प्री का इतना, पोस्ट का इतना। वो भी क्वेश्चन आएगा तो वो भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट सर यहाँ तो केवल प्री के रिजर्व है। हाँ बेटा, सर पीएनएल पीएनएल जो 30,000 उसका दिख रहा है, ये प्री का है कि पोस्ट का है? ये भी प्री का ही है, क्योंकि वहीं तक का है। यानी जब सीबीएस बनेगी तो रिजर्व नहीं आने वाले, अपना होता तो आता, उसका पोस्ट का आता, अपना सारे आते, उसके पोस्ट का अपना था नहीं और उसका पोस्ट का नहीं था, केवल प्री का था। सर पीएनएल अपना तो आएगा बेटा 50,000, अपने तो अपने होता है, उसका क्या करेंगे? नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है? प्री का नहीं आता, सर ने बताया क्या नहीं आता। हाँ, फ्री नहीं बोल रहा हूं, पीआरई प्री, प्री का नहीं आता। यानी कितना आएगा? 50,000। और फिर 2 मिनट दोनों ध्यान से सोचेंगे टोटल करने से पहले, माइनॉरिटी तो नहीं छोड़ रहे, था ही नहीं, कैपिटल रिजर्व तो नहीं छोड़ रहे, नहीं गुडविल है, ठीक है। अब टोटल कर देंगे, भगवान का नाम लेके करो जरा। 6,70,000 एसेट साइड पहुंच गए। सर एसेट तो दोनों के आएंगे। हाँ बेटा, 350 260 टोटल करिए ना, कितना? 3 4 5 6 6,10,000, 6 10। सर इन्वेस्टमेंट आती नहीं है। सर कुछ और तो नहीं छोड़ रहे? कुछ छोड़ तो नहीं रहे। गुडविल कितनी निकाली थी? 60,000 की गुडविल। भगवान का नाम लेके टोटल करो, बोलो राधे राधे। मैच हो गई, बन गई सीबीएस। क्या ये सही सीबीएस है? बिल्कुल 200% सही है। 100 तो छोड़ो, 200% सही। पहले आपको आंसर दिखाता हूं। 670 670 कैसे बनाई, ध्यान से देखना। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच, एच लिमिटेड ओनली। आप शीट में भी देख सकते हैं, 5 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस में केवल 50,000। कौन सा लिखा सर? रिजर्व एंड सरप्लस में हमने केवल केवल अपने लिखे हैं, रिजर्व थे नहीं, अपना पीएनएल लिखा। उसका पोस्ट का होता तो लिखते, पोस्ट का था नहीं, तो 50,000 ये वो लिखा। और सर अदर लाइबिलिटीज दोनों की लिख दी, एसेट साइड में आए दोनों के एसेट लिख दी और गुडविल लिख दी। सर वर्किंग नोट्स बनाएंगे? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे बेटा, उसके तो नंबर ही नहीं, नंबर मिलेंगे मतलब, उसके बिना नहीं मिलने वाले। पहला वर्किंग नोट तो हम सबको बताइए कौन सा बनता है, कितने परसेंट शेयर हमारे पास है, तो 4,000 शेयर में 4,000 शेयर हमारे पास है, 100%। दूसरा हमने बना दिया कि माइनॉरिटी के पास कितने परसेंट शेयर है, तो 0%, ये आप भी बना देना। फिर तीसरा हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट का नहीं बनाया, अगर होता तो पहले हम तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का बनाते, क्योंकि गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालने से आसान होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना। तो एग्जाम में पहले हम वो काम करें जो आसान है, जहां पे हमें पता है नंबर मिलने वाले हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जल्दी गलती कभी होती ही नहीं है। उसमें क्या करना होता है, उसके नेट एसेट पकड़ने होते हैं, उसका जितने परसेंट आप कैसे, यहाँ था नहीं इसलिए हमने माइनॉरिटी तीसरा स्किप किया। समझ पा रहे हैं? चौथे में हमने गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकाले। कैसे निकाला सर, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बता रहे। देखो बेटा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, गुडविल को हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। उस कंपनी में कंट्रोल लेने के लिए, भाई होल्डिंग कंपनी के पास कंट्रोल आ जाता है, मेजॉरिटी शेयर आ गए तो डिसीजन उसके चलेंगे। उस कंपनी में कंट्रोल लेने के लिए हमने कितनी कॉस्ट चुकाई है। तो कई बार ऐसा हमें ऐसा भी पूछ सकता है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो वो पूछ रहा है कि गुडविल निकालो या कैपिटल रिजर्व, अगर आया तो फिर कैपिटल रिजर्व निकालो, ऐसा नहीं कि हमेशा गुडविल ही आएगी। जिसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के नाम से बोला जाता है। तो हमने सर 2 चीजें चाहिए होती है उसके लिए, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होता है, जो हमने 4,000 शेयर खरीदे, ये तो बेटा हमेशा गिवन होगा, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता ये भी आपको निकालना पड़ जाए, ये दिया होता है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हुई? 3 लाख रुपए की। हाँ, दूसरी जो निकालनी पड़ेगी वो थी आईवी, इंट्रिंसिक वैल्यू, कितने शेयर की? वही 4,000 शेयर, यानी 100% शेयर है। सर आईवी में हमने क्या जोड़ा? आईवी में हमने सब्सिडरी की पेड अप शेयर कैपिटल जोड़ी, उसका 100%, 80 होता तो 80% करते, समझ रहे? उसके प्री के रिजर्व जोड़े, प्री का पीएनएल जोड़ा, पोस्ट के नहीं जोड़ते। आईवी निकालने के लिए कौन से रिजर्व पीएनएल उठाया? सब्सिडरी का, प्री का। पोस्ट का क्यों नहीं उठाते? लॉजिक सुन लो, क्योंकि ये कैलकुलेशन उस दिन पे हो रहा होता है जिस दिन होल्डिंग ने शेयर खरीदे। तो जिस दिन होल्डिंग ने शेयर खरीदे वहां तक तो प्री के ही प्रॉफिट होंगे, पोस्ट के तो मतलब ही नहीं बनता। भाई जिस दिन आप खरीदते हैं कोई चीज, आपने कहा उसी समय हम चेक करते हैं कि महंगा है कि सस्ता है, उसी समय लड़के का चाल चरण देखते हैं कि सही है कि नहीं। बाद में क्या मतलब है? बाद में पीता भी है तो हाँ पीता है, कभी कभार पी लेता है। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? हाँ जी। तो वही बात है यहाँ पे साहब, पेड अप शेयर कैपिटल हमने उठाई। सर किसकी उठाई है पेड अप शेयर कैपिटल? होल्डिंग की सब्सिडरी की? किसकी पेड अप शेयर कैपिटल उठा रहा हो? सब्सिडरी की। तो पेड अप शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग बोनस शेयर अगर होते तो थे नहीं, ठीक है। प्रेजेंटली हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, तो उसके 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थे, उसका 100% मैंने जानबूझ के लिखा कि आप भी याद रखना, अगर 90 होते तो 90%, 80 होते तो 80%, यानी 2 लाख रुपए। उसके बाद हमने शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, शेयर का मतलब यहाँ शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ हिस्सा है, हिस्से को हम इंग्लिश में शेयर बोल रहे हैं। हिस्सा होल्डिंग कंपनी का किसमें? प्री के प्रॉफिट्स, प्री के रिजर्व किसके? सब्सिडरी के। सब्सिडरी के प्री के प्रॉफिट्स में होल्डिंग का हिस्सा।
शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द कैपिटल या प्री प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ये जो प्री के प्रॉफिट्स होते हैं ना, प्री के, इनका एक और नाम होता है कैपिटल प्रॉफिट्स, या प्री के रिजर्व्स को हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। और जो पोस्ट के प्रॉफिट्स या पोस्ट के रिजर्व होते हैं वो रेवेन्यू प्रॉफिट या रेवेन्यू रिजर्व भी कहलाते हैं। देखो भैया, सब्सिडरी ने वो प्रॉफिट जो पहले ही कमा लिए थे आपके शेयर खरीदने से, वो आपके लिए कैपिटल प्रॉफिट होंगे, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगा था उसमें, पहले ही कमा चुकी। और उसके बाद जब आपने शेयर खरीदे, उसके बाद जो कमाए हैं, अब वो कमाती रहेगी, आपको भी अर्निंग होती रहेगी, आपके लिए भी वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स का एक और नाम पोस्ट प्रॉफिट्स, कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम में, और प्री के प्रॉफिट्स का एक और नाम कैपिटल प्रॉफिट्स। ठीक है, तो ओके, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द कैपिटल यानी प्री प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, उसके प्री के प्रॉफिट 30,000 थे, उसका 100% किया 30,000। उसके उसके जब मैं बोलूं तो मेरी भावनाओं को समझना, मैं सब्सिडरी की बात कर रहा हूं, ठीक है, और अपने बोलूं तो होल्डिंग की बात कर रहा हूं। एग्जाम में अपने और उसके नहीं लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन द कैपिटल प्री के रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी 10,000, 100% 10,000। मैंने तीनों का टोटल किया, IVI 2,40,000, यानी टोटल ऑफ 1 to 3 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड, जितने शेयर मेरे पास है। अब मैंने बहुत देर तक, करीब करीब आधा एक घंटा लगाया, चेक किया कि ये दोनों फिगर को मैंने बहुत देर तक घूर के देखा कि इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है, महंगा खरीदा कि सस्ता खरीदा। आधा एक घंटा लगा के बताओ क्या करा, महंगा खरीदा। गुडविल की कैपिटल रिजर्व, हाँ, मतलब ऐसा ना करना एग्जाम में कितना करने के बाद लिखा है कैपिटल रिजर्व 60,000 का, यहां तक कुछ लिखता, आगे लिखा क्या, इसका मतलब देयर इज अ कैपिटल रिजर्व ऑफ 60,000। ओके ओके, कम अगेन आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए हैं पक्का? ठीक है, गुडविल आई बिकॉज ए एक्सीड बी। सर ए क्या है? ए इसको बोल दिया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नाम दे दिया, बी इसको नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद तो कुछ नहीं बेटा, CBS बना दी। आप घर पे जब 3 4 5 बार बनाएंगे तभी आएगा। कभी कोई कुकरी शो देखा है आपने, खाना बनाने वाला? वो खाना बना देता है बहुत बढ़िया बढ़िया ना, फिर कहता है बहुत लाजवाब बना है। कई बार हो सकता है नमक ज्यादा, आपको टीवी में क्या दिख रहा है, लेकिन फिर जब आप बनाते तो बनता नहीं वैसा, फिर बन जाता है, कुछ है अपने आप मास्टर शेफ टाइप। लेकिन एक बार में अमूमन तौर पे वैसा उतना बेहतरीन नहीं बनता। फिर जब 2 4 बार अगर आप बनाते रहेंगे फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे। हाँ, पहली बार जो केक बनाया था वो इतना बढ़िया नहीं था, इस बार वाला बहुत बढ़िया, अगली बार वाला और बढ़िया। तो ये कुकरी शो टाइप है, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। फिर यही इंग्रेडिएंट्स आपको लेके बैठना है और उसको पकाना है घर पे, सेम इंग्रेडिएंट्स को। पहली बार में, एक बार में नहीं पकेगा, हिम्मत मत हारना। 3 4 5 बार आप लगे रहोगे, आप भी परफेक्ट बन जाओगे कि हाँ क्या बना है। समझ पा रहे हैं बात को? ठीक है, ओके सर। सर एक बार चेक कर लीजिए कि हम लोग को इतना आ भी गया है कि नहीं। चलो, इलस्ट्रेशन 4 मैंने इसीलिए ले रखा है कि मैं चेक कर लूं कि आपको आता है कि नहीं। तो इसमें मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप सिर्फ यहां देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4 खोलना हो शीट में तो खोल सकते हैं, खोल लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, खोल लीजिए, है आपके पास, खोल लिया, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं देखना लेकिन, ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पूछूंगा सब कुछ आपसे। तैयार हैं आप? आपको तो कुछ नहीं पूछना अभी तक, नहीं, चलो आओ। From the following balance sheet of H Limited and its subsidiary S Limited as on 31st March 2024, prepare CBS H Limited S Limited share capital shares of rupees 100 each, 6 lakh 4 lakh। मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूं, यहां पे मैं कुछ कैलकुलेशन करता था क्या क्या किसके? सब्सिडरी के, कि होल्डिंग के। होल्डिंग की जरूरत नहीं होती, हमको करना हो तो कर सकते हैं, मेनली हमें सब्सिडरी की चाहिए। कितने नंबर ऑफ शेयर? 4,000। मैं आगे चलता हुआ, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं, PNL है, टोटल है। सन्ड्री एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड 4,000 शेयर एट कॉस्ट, 4,10,000 की मेरी कॉस्ट है। और उसके बाद लिखा है एच लिमिटेड परचेज शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन दी बैलेंस शीट डेट। ठीक है ना जी? ओके, अब मैं जो जो पूछूं आप वो बताइएगा। पहला क्वेश्चन मेरा, किस दिन पे शेयर खरीदे होल्डिंग ने सब्सिडरी? बैलेंस शीट डेट, मतलब सब्सिडरी के जितने भी प्रॉफिट्स या रिजर्व हमको दिख रहे हैं, रिजर्व 20,000 के दिख रहे हैं। सब्सिडरी का रिजर्व देखो, बताओ कितना दिख रहा है? 20,000 का। और सब्सिडरी का PNL 15,000। ये प्री का है कि पोस्ट का है? प्री का है। अच्छा ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बताया है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, कितने परसेंट शेयर है हमारे पास? 100% शेयर कैसे निकला? 4,000 शेयर, पूरे 4,000 हमारे पास है। अगला क्वेश्चन बिना आंसर देके आपको अपने आप निकालना है कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है। टेक योर ओन टाइम और करिए, हो जाएगा। लिख के करना हो लिख के करिए, कैलकुलेटर पे करना है कैलकुलेटर में करिए, बट आंसर नहीं देखिएगा, जिसका जो भी आए। हाँ, मैं अभी 5 मिनट का सभी को समय देना चाहूंगा। कुछ फास्ट चलते हैं, कुछ स्लो चलते हैं, कुछ अभी और कुछ सोच रहे होंगे जीवन के बारे में कि क्या जिंदगी है, तो इसलिए टाइम देता हूँ। 5 मिनट्स का टाइम दे लीजिए
और फिर मैं सभी से पूछूंगा। आंसर नहीं देखना, बस आंसर देखा कि कैसे किया तो फिर आपका दिमाग नहीं चलेगा। ठीक है, अभी मैं टाइम दे रहा हूं। कैलकुलेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आराम से करिए। ये रहा पूरा क्वेश्चन, आराम से ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग भी करके बताओ। और जिनका आ जाए वो अगली कोशिश करे बिना आंसर देखे सीबीएस बनाने की। भले ही शीट में पेंसिल से अलग अलग बगल में लिखना हो जैसे हम लिख रहे थे वैसे। मतलब अभी पहला क्या है, हम एक रफ ट्रायल कर रहे हैं। तो जिनका आ जाए कि गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है, जो भी आपको लगता है कि आ जाए, उसके बाद कोशिश करिए एक रफली तरीके से सीबीएस बनाने की, जैसे सिखाया, कि क्या आप बना पाएंगे कि नहीं। भले ही शीट पे बना लें या आप कॉपी में इंटरेस्टेड है तो कॉपी रजिस्टर में बना लें, जैसे भी है। बना भी ली? अरे वाह। मैच करके देख लीजिए दोनों साइड का टोटल। आपका कुछ आया गुडविल या कैपिटल रिजर्व? कितना आया? कितना? फिर से एक बार निकालो। आपका क्या आया? क्या चीज, गुडविल की कैपिटल रिजर्व? आपका 25,000 कैपिटल रिजर्व। आपका 25,000 का। आप लोगों का सबका 25,000 का कैपिटल रिजर्व है। आ रहा है 25,000। उज्जवल भविष्य 25,000। आपका नहीं भी कर रहे हैं। आपका आ गया। आपका कैपिटल रिजर्व पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे ना? ठीक है। आपका, आप लोगों का इधर दोनों का, आपका, हाँ, आप निकालिए दोबारा एक बार फिर से। तो कैपिटल रिजर्व आ रहा है 25,000 रुपए का। जिनका जिनका आ गया वो सीबीएस बनाइए। मैच भी हो रही सीबीएस, वेरी गुड। बाकी लोग बनाइए सीबीएस, फिर हम टोटल भी पूछ लेंगे आप लोगों से कितने से क्या मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 25,000 का बच्चे हमको कैपिटल रिजर्व बता रहे हैं। हम आंसर चेक भी कर लेते हैं तब तक। 25,000 का कैपिटल रिजर्व बिल्कुल ठीक बता रहे हैं वो बच्चे। ऑनलाइन वाले बच्चों आ गया 25,000। चलिए एक बार मैं कैपिटल रिजर्व बता भी देता हूँ, जिनका अगर ना आया हो तो वैसे सबका आ गया है, लेकिन तब भी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो दी हुई थी सर 4,10,000, 4,000 शेयर की। इंट्रेंसिक वैल्यू 100% शेयर हमारे पास थे, 100% थे ना, तो 4 लाख का 100% पूरा 4 लाख। रिजर्व 20,000 पूरे प्री के थे, उसका 100% 20,000, 15,000 पीएनएल। तो इन तीनों का टोटल करिए 4,20,000 और 15 और जोड़ दीजिए 4,35,000, यानी 4,35,000 की आई हुई है। 4,35,000 की चीज 4,10 में खरीदी है, दैट मीन्स हमने सस्ती खरीदी है। एम आई राइट? दैट मीन्स कैपिटल रिजर्व 25,000 का जो आप लोगों ने निकाल दिया था। अब उसके बाद सीबीएस बनाई है क्या? किसकी किसकी मैच हो गई सीबीएस? बाकी लोग एक बार और ट्राई करें जिनकी नहीं बनी। और कितने से मैच हुई आप लोगों की? 9,85,000 से, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। और जिनकी नहीं अभी करा, एक बार ट्राई करिए सीबीएस बनाने का। मतलब अपनी शीट में पेंसिल से चाहो तो बगल में लिख लो, फिर बाद में घर जाके डिलीट कर देना, उसको इरेज कर देना। 9,85,000 से मैच हो रही है, ठीक है। बाकी लोग भी। प्रियांशी है ना आपकी, मैच हो रही है? मैच हो गई। कितने से मैच हुई? 9,85,000, ठीक है। जैसे क्रेडिटर जो होते हैं ना वो बाद में आते हैं, जब सीबीएस आप बनाएंगे एक्चुअल में, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर पहले ये रिजर्व पीएनएल और कैपिटल रिजर्व वगैरह आएगा, फिर क्रेडिटर्स बाद में आएंगे। प्रेजेंटेशन का ये तरीका है। बाकी प्रेजेंटेशन के लिए हमने पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन आपको दिया ही है, घर पे एक बार उसको पढ़ना कि कैसे क्या हेडिंग डाली है, क्या लिखा है, वैसे ही प्रेजेंट आपको करके आना है। चलो एक बार हमारी भी मदद करो, मेरी मदद करो सीबीएस बनाने में। शेयर कैपिटल हम 10 लाख लिख दें, 6 लाख, 4 लाख, पक्का 6 लाख? आप बताते जाना, जहां हम गलत होंगे आप बता दोगे।
10 लाख ना लिखो, 4 लाख लिख दो, 6 लाख, ठीक है कह रहे हैं सर सिर्फ उसकी लिखिए। क्रेडिटर केवल अपने लिख देता हूं, 2.5 लाख दोनों के लिखें, 2.5 लाख। रिजर्व दोनों के लिख देता हूं, सिर्फ होल्डिंग के 40 उसके नहीं लिखते, उसके लिखते ही नहीं कभी, उसके पोस्ट के लिखते, पोस्ट के थे नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही पीएनएल सिर्फ 15,000 लिख देता हूं, 70 15 85 सिर्फ 70, ओके। कैपिटल रिजर्व नहीं लिखता हूं, एसेट साइड में लिखना है, इसी में लिखना है, कितना 25,000। माइनॉरिटी भी लिख देता हूं, क्यों नहीं है, नहीं, टोटल करते हैं 985, 6 7 8 8 90, 8 90 और 70, 9 60, 9 60 और 25, 9 85, ठीक है। एसेट्स की बात करते हैं, 5 और 4 85, मतलब 5 लाख को लेकर इन्वेस्टमेंट भी लिख दूं, गुडविल लिख दूं। जैसे एक मियान में दो तलवारें नहीं हो सकती, कहानी सुनिए। वैसे एक बैलेंस शीट में या तो गुडविल होगी या कैपिटल रिजर्व होगी, एक बैलेंस शीट के अंदर कभी भी दोनों चीजें नहीं आ सकती। गुडविल भी लिख दी, कैपिटल रिजर्व भी लिख दिया, फिर नंबर देगा भी, नंबर काटेगा भी, सब कुछ नहीं, क्या क्या करेगा, ठीक है। गुडविल नहीं आने वाली, कैपिटल रिजर्व आ चुका है। टोटल किया 9,85,000। आंसर चेक कराओ जाओ, आंसर भी आपके पास है, चेक करके आओ। 985 985। प्रेजेंटेशन में पहला वर्किंग नोट आप समझ चुके हैं कैसे बनने वाला है, दूसरा आप समझ चुके हैं, तीसरा माइनॉरिटी का हमने स्किप किया क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर थे ही नहीं, चौथा हमने बनाया, मतलब जिसको तीसरा नाम दे दिया यहाँ, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई थी 4,000 शेयर की, आईवी हमने निकाली जिसके लिए हमने उसके पेड अप शेयर कैपिटल उठाई। ये भी एक पढ़ पढ़ के लिखना है, जैसे हमने लिखा है सब लिखना, लिख पाओगे देख देख के, दो चार बार देख देख के लिखोगे, तीसरा याद हो जाएगा क्या लिखना है। तो 15,000 शेयर का 100%, 15,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, तो ये 435 ये आया। कैपिटल रिजर्व लिखा बिकॉज बी एक्सीड है, ये भी लिख के लिखना, ऐसे ना लिख देना कि ये एक्सीड बी, जो एक्सीड करे वही लिखना, ठीक है, हो जाएगा। सीबीएस बन गई, सीबीएस की हेडिंग देखना हमने क्या डाली है, ये सब हो गया। कोई डाउट है किसी का तो आप पूछ ले। तो चार जो इलस्ट्रेशन अभी तक हमने किए हैं, ये 4-4 बार तो बनते हैं। क्लास खत्म नहीं हुई है मोहतरमा, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी तो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी फिल्म का क्लाइमैक्स तो बचा ही है। तैयार हैं आप? ये हम तो खड़े होकर पढ़ा रहे, आप बैठे हैं, शानदार, बोल भी हम ही रहे, थकान आपको हो रही है। एनर्जेटिक लोग हैं आप लोग, यंग लोग हैं, हम लोग तो बुढ़े लोग हैं, आप एनर्जेटिक लोग हैं, थकान होनी ही नहीं चाहिए। हो सकती है थकान? नहीं ना? अभी 2-4 घंटे अगर और पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं ना। भूख लग रही, भूख प्यास त्याग दो। इन कोर्सेज में आते समय आपने एक इनहेरेंट कसम खाई थी कि पढ़ाई के सामने भूख प्यास सब कुछ खत्म। भूख लग रही है, भूख में तो और अच्छी पढ़ाई होती है। खाने की तरफ मत देखो, ऐसे भी नवरात्र चल रहे, मन फास्ट भी होगा आपका, शक्ल से कुछ लोग बहुत धार्मिक टाइप के लग भी रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ाई करते हैं, हैं? नहीं मैं नहीं, फिर हमको ही भूख लगेगी, है कि नहीं? हाँ चलो आओ साहब, अभी तक जितने क्वेश्चन अपने ने किए हैं वहां पे हम सबने देखा था कि जिस दिन शेयर खरीदे गए वही बैलेंस शीट की डेट है, यानी बैलेंस शीट की डेट वाले से पहले शेयर नहीं खरीदे गए। तो एक बेनिफिट ये था कि सब्सिडरी के जितने प्रॉफिट थे, जितने रिजर्व थे, वो सब प्री के थे, पोस्ट का कोई था ही नहीं। बट अगर एक क्वेश्चन की बात करते हैं, इलस्ट्रेशन 5 की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 24 को, और यहां पे एक लिखा हुआ है नीचे क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन का ही पार्ट है, H Limited acquired its share in S Limited on 1 जनवरी 24। आगे बाद में पढ़ेंगे। यानी सर बैलेंस शीट है मार्च की, 31 मार्च, बट शेयर 31 मार्च को नहीं खरीदे हैं, 1 जनवरी। पहले खरीदे कि बाद में? पहले खरीदे हैं। तो इसका मतलब है सर कि इसके सब्सिडरी के ये जो रिजर्व, ये जो प्रॉफिट्स हैं, ये सब प्री के नहीं होंगे, इसमें कुछ प्री के होंगे, कुछ पोस्ट के होंगे। अब बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। अगर आपने ये और समझ लिया, इसको भी ध्यान से, बुक को अगर त्याग के इसको भी समझ लेंगे, कंसोलिडेशन हो जाएगा आपका। बहुत ध्यान से एक आखिरी चीज और समझ लेते हैं। मॉडल
प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व, यानी दोनों है। मतलब जब एग्जाम में आएगा तो सर ये मॉडल लिख के आएगा, नहीं मॉडल वगैरह ना लिख के आएगा ना मॉडल आएंगी, यहाँ पे डायरेक्टली ये फ्रॉम से शुरू हो जाएगा एग्जाम में। आपको इतना पढ़ के समझना पड़ेगा कि प्री और पोस्ट है, ये हेडिंग नहीं लिखी होगी, ठीक है। अब पढ़ के समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर सीबीएस बैलेंस शीट 31 मार्च 24, पर्टिकुलर्स में एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर कैपिटल 10 रुपए का, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का, 10 रुपए का, मतलब 1 लाख रुपए और 10 रुपए का एक शेयर है, तो 10,000 शेयर होते हैं क्या। सब्सिडरी के नंबर ऑफ शेयर की बात करें 10,000 शेयर हैं। रिजर्व 50,000, 20,000, पीएनएल 20, 10, क्रेडिटर 30, 20 टोटल है। एसेट्स की बात करते हैं 2, 20, 1 मतलब 220, 150। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सर, हाँ इन्वेस्टमेंट इन द शेयर ऑफ एस लिमिटेड 6,000 शेयर्स एट कॉस्ट, जो हमको 6,000 शेयर पड़े हैं 80,000 के पड़े। सर क्या पूरे 100% शेयर हमारे पास है? कितने परसेंट? 60 की 80? कैसे निकला? 6,000 शेयर डिवाइड बाई 10,000 शेयर इंटू 100। रुपए से नहीं करेंगे, अगर रुपए से करते तो गलत हो जाता है, 80% हो जाता है। रुपए से अगर कोई बच्चा करता तो क्या करता वो 80,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 80%। तभी मना किया था रुपए से, रुपए से कभी नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर से निकालते हैं। तो 60% शेयर है, यानी माइनॉरिटी के पास 40% शेयर है, यस और नो? 40%। ओके सर, और क्या डेटा दिया है? अच्छा, और डेटा जो दिया है इसको पढ़ने से पहले माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लें, बाकी नीचे फिर पढ़ेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी निकालना आसान होता है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व से भी ज्यादा आसान माइनॉरिटी होता है। तो पहली वर्किंग नोट मनी मन बना रहे, पहली वर्किंग नोट बन गई है, 60% शेयर हमारे पास है। दूसरी वर्किंग नोट उसके पास है 40%। तीसरी वर्किंग नोट की माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? नेट एसेट का 40%। किसके नेट एसेट? एच के की एस के? सब्सिडरी के की होल्डिंग के? सब्सिडरी के। सब्सिडरी के हमको नेट एसेट बताओ ना, हमने आपको बताया सिखा। 1.5 लाख रुपए के एसेट है, लाइबिलिटी है क्या कोई सी? 20,000 ये, 1 लाख, आर यू श्योर? 1,30,000 इंटू, करो जना 40% प्लीज, कितना आ गया भैया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया। अगर 5 नंबर में आता है, मालूम अभी तक क्या आया है? अभी तक किसी भी क्वेश्चन में सीबीएस बनाने को नहीं दे रहा है। अभी तक क्वेश्चन में पूछा है आप बता दो माइनॉरिटी कितना और आप बता दो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कितना, 5 नंबर। तो 5 में मान लो 2.5 का हो गया, तो 2.5 तो अंदर हो गए, माइनॉरिटी तो निकल आया 52,000 का, आ गया ना 52,000। 1,30 का 40%। दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा कर हमने, आपने क्या सिखाया था? नेट एसेट निकालने का एक और तरीका सिखाया था कि उसके शेयर कैपिटल पकड़ना, रिजर्व और पीएनएल, तो भी नेट एसेट आ जाएंगे। कितने आते हैं नेट एसेट? 1,20,000 और 10,000, 1,30 का 40%। यह हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम पहले ही 40% कर दें, मतलब 1 लाख का 40%, 40,000, 20,000 का 40%, 8,000, 10,000 का 40%, 4,000, और फिर टोटल कर दे तो भी माइनॉरिटी आ जाएगा 52,000। या एक बार टोटल करके 40 कर ले, या फिर 1.5 लाख में 20,000 माइनस करके 1,30 का 40 कर ले, सब एक ही बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? तो पहला काम हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल दिया। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूं। माइनॉरिटी 52,000 आ गया, भूलना नहीं, जब पूछे तो बताना। अब यहां से बात करते हैं, क्या लिखा है सर? एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड on 1st January 2024 when reserves of S Limited stood at 4,000 and its P&L का क्रेडिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस was 5,000। क्या बोल गए सर? कह रहे सर होल्डिंग ने ये जो 6,000 शेयर सब्सिडरी के खरीदे हैं, ये 31 मार्च 24 को नहीं खरीदे हैं, ये 1 जनवरी 24 को खरीदे, और जिस समय खरीदे थे उस समय सब्सिडरी का रिजर्व था 4,000 का। आज 31 मार्च 24 तक टोटल रिजर्व सब्सिडरी का 20,000 हो चुका है, यानी इस 20,000 में 1 जनवरी 24 तक 4,000 का रिजर्व था, बचा हुआ 16,000 बाद का रिजर्व है। ये तो 31 मार्च 24 का, मेरी बात सुनते जा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन प्लीज ना करिए, सुन लीजिए। ये जो रिजर्व आपको दिख रहे हैं, ये जो पीएनएल आपको दिख रहा है, ये टिल 31 मार्च 24 का है। टिल मतलब अभी तक का, इसमें दोनों जुड़े होते हैं, प्री के भी पोस्ट के भी। प्री का आपको हमेशा अलग से देगा, क्योंकि नहीं देगा तो हम कैसे करेंगे, ये तो देगा। तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना है। हमने क्या दिमाग लगाया?
इस 20,000 में अगर 4,000 प्री का है तो 16,000 पोस्ट का है, इस 10,000 में अगर 5,000 प्री का है तो 5,000 पोस्ट का है। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, गुडविल या कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन किस दिन पे होता है? जिस दिन शेयर खरीदते हैं उस दिन पे होता है कि जो बैलेंस शीट की डेट होती है उस दिन पे? जिस दिन शेयर खरीदते हैं, किस दिन शेयर खरीदा है, यानी जब वो आईवी निकाल रही होगी तो 1 जनवरी 24 तक का ही तो डेटा अवेलेबल होगा आईवी के लिए। दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और आईवी इंट्रिंसिक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी होती है, कितनी दी है? 6,000 शेयर की, 80,000 ये फिगर की बिना। अब बचता है हमें आईवी निकालना है, कितने परसेंट शेयर है हमारे पास? 60%। तो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, उसकी शेयर कैपिटल कितनी थी सर? 1 लाख। 1 लाख का 60%, हम सबके मालिक नहीं, 60%, 60,000। सर रिजर्व 20,000 मत पकड़ियो, 4,000 पकड़ियो। 4,000 का भी 60% आप मालिक थे। अगर उस समय उसके 4,000 रिजर्व थे, आप 100% शेयर खरीदते तो पूरे 4,000 आपके। 60 खरीद रहे हो तो 4,000 थोड़ी ना आपके, 4,000 का 60%। 2400 में लिखता चल रहा हूं। आईवी निकालने के लिए एक तो आप 1 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल का 60% कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं 60,000 ये प्री के रिजर्व्स उठाए, 4,000 का 60%, 2400 ये आप बता रहे हो, और पीएनएल भी प्री का उठाना है, नहीं 10,000 नहीं उठाना, प्री का 5,000, 5,000 का 60%, 3,000 आप ये बता रहे हो। बस सर और कुछ तो था नहीं? नहीं बेटा और कुछ नहीं था। 3,000 टोटल करने का 65,400। ये आईवीआई सीओए कॉस्ट वेरिएशन गिवन है 80,000। बहुत ध्यान से 10-15-20 मिनट लगाइए। बताइए गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व है? आर यू श्योर गुडविल है? महंगा खरीदा, कितने की? 14,600, 14,600 की गुडविल बता रहे हैं। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, एसेट माइनॉरिटी कितना निकाला था? 52,000 निकाल लिया था। ठीक है, गुडविल कैप, गुडविल भी समझ में आ गई, यहां तक ना कोई डाउट? सीवीएस की तरफ चल रहा हूं, मैं बनाऊंगा, आप देखेंगे, जो पूछूं बस उतना बता देना, मैं बनाऊंगा, आप देखने वाले हैं। ये हटा रहा हूं, ठीक है, बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको पूरा वर्किंग नोट सब प्रॉपर दिए हुए हैं। बस ये याद रखना 14,600 की गुडविल है, एसेट साइड जाएगी, ठीक है, और 52,000 का माइनॉरिटी है, वो लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी में आता है। ठीक है सर, ठीक है, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिया। चलो यहाँ पे आइए साहब, साहब सीबीएस बनवाइए, जितना आपको आता है उतना तो बताइए। शेयर कैपिटल किसकी लिखते हैं? केवल होल्डिंग की, यानी कितनी? 2 लाख। ठीक है, वेरी गुड। हैं जी, एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल नहीं लिखते, शेयर कैपिटल केवल एच की लिखते हैं, होल्डिंग की। अभी तक किसी क्वेश्चन में अपने ने नहीं लिखी। रिजर्व अपना पूरा आता है, उसका पोस्ट का अपना जितना शेयर है वो आता है। कहना क्या चाहते हो मैं बता रहा हूं, अपना पूरा आता है, अपना तो 50,000 आएगा ही आएगा, उसका पहले में पोस्ट का रिजर्व बताओगे? पोस्ट का 20,000 नहीं, 20,000 में प्री भी है पोस्ट भी है, 16,000। आर यू श्योर? सभी को समझ आ रहा है? 16,000 का भी 60% निकालो, 9,600, यानी पोस्ट का जितने परसेंट शेयर होल्डिंग के पास है उतना आता है सीबीएस में। तो 50,000 अपना पूरा, उसका 9,600, टोटल 59,600। एक बार और सिखाता हूं, फिर पीएनएल ऐसे ही आप बताएंगे। एक बार और सिखाता हूं, 59,600 की फिगर कैसे आई। अपना रिजर्व पूरा आया, उसका पोस्ट का निकाला, उसका 60% किया। पोस्ट का 16,000, क्योंकि 20,000 में 4,000 प्री का है, ये दिया था, तो 16,000 पोस्ट का, 16,000 का 60% अपने ने निकाला, 9,600 आया, 50,000 जोड़ दिया, 59,600 आया। इसी तरीके से पीएनएल आप बताओ, जोड़ जाड़ के हैं 23,000 पक्का। कैसे? 20,000 अपने तो आएंगे ही आएंगे, और 10,000 में 5,000 प्री है, तो बचा हुआ 5,000 पोस्ट। 5,000 का 60%, 3,000, तो 20 और 3, 23,000, 23,000। वेरी गुड, क्या बात, फिर तो कुछ बच ही नहीं रहा है। सर बेटा, सर क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर से पहले माइनॉरिटी था क्या? कितना था? 52,000। कैपिटल रिजर्व तो नहीं था, गुडविल थी। कैपिटल रिजर्व होता तो पहले रिजर्व लिखते, फिर माइनॉरिटी लिखते, कैपिटल रिजर्व नहीं था, माइनॉरिटी लिख दे रहे 52,000 का। और अब क्रेडिटर 30,000 और 20,000 कितना? 50,000। अब भगवान का नाम लेके टोटल करें, कर दिया आपने 3 लाख। ये इसी का बता रहे हैं कि आंसर का टोटल बता रहे हैं? देख के करके बता रहे हो ना, हम भरोसा करें, करके बताना, आंसर का देख के ना बताना। 384600। वेरी गुड। एसेट की बात करते हैं, एसेट तो सर दोनों के आएंगे, 2, 20 और 1.5, 3 लाख
बोलो ना, 3,70,000। इन्वेस्टमेंट आती नहीं, और कुछ तो नहीं बच रहा, दिमाग नहीं चल रहा। गुडविल बच रही है, हाँ मना कर रहे थे, मना नहीं करने का, गुडविल बच रही है। कितनी बच रही है? 14,600 की। टोटल करने का आंसर चेक करते हैं। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, तुम लोग को आ गया है। 3,84,600 से मैच हो रहा है। पहले सीबीएस दिखाता हूँ कैसे बनी है। शेयर कैपिटल केवल अपनी ली, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व अपना तो 50,000 पूरा, उसका अपना हिस्सा एच लिमिटेड का हिस्सा 9,600। समझ में आ रहे हैं कैसे है? 16,000 का 60%। सेम तरीके से पीएनएल अपना पूरा, उसका हिस्सा। माइनॉरिटी निकाला था, अदर लाइबिलिटी जोड़ी, एसेट दोनों जोड़े और गुडविल जोड़ी। और सर ये सब कहाँ दिखाना है? ये सब ऊपर लिख के दिखाया मैंने। कहाँ दिखाया? ये नंबर ऑफ शेयर्स हमने परसेंटेज होल्डिंग निकाली, 60 अपनी, 40 उसकी। माइनॉरिटी निकाला 52,000 का। गुडविल और कैपिटल रिजर्व की तरफ बढ़ गए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दी हुई थी इंट्रेंसिक के लिए 1 लाख का 60%, 5,000 का 60%, 20,000 के पूरे रिजर्व नहीं उठाए थे। जो भी रिजर्व या पीएनएल था ये प्रॉफिट, तो हमने पूरा 10,000 नहीं उठाया था, 5,000 का प्री का उठाया। सेम तरीके से रिजर्व 4,000 उठाए जो प्री के थे, उसका 60%। टोटल किया, इंट्रेंसिक वैल्यू आई, गुडविल आ गई। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? सर उसके बाद ये क्या लिखा है आपने? 9,600, ये 3,000, अरे ये फिगर कैसे आई? ये लिख के दिखाया है, इसका वर्किंग नोट। जैसे आपने बताया ना, ये यहाँ पे कितना आ रहा है? 59,600। ये 59,600 कैसे बनाया बेटा? 50,000 अपना पूरा जनरल रिजर्व, और उसका 9,600 पोस्ट का भी अपना हिस्सा। तो ये वर्किंग नोट बनेगा। ये दिखाएंगे कि 16,000 का 60% किया, उसको कैसे पता चलेगा आपने क्या किया? इसका एक वर्किंग नोट बना दिया। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एच का हिस्सा इन रेवेन्यू प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ एस। रेवेन्यू मतलब पोस्ट, पोस्ट भी लिख सकते हैं। ओके। बैलेंस इन रिजर्व अकाउंट, जो उसका टोटल था वो 20,000 था। 4,000 प्री के गिवन थे, तो पोस्ट के हुए 16,000, 16,000 का 60%, 9,600। सेम तरीके से पीएनएल का दिखा दिया, 10,000 दिया था, 5,000 प्री का, 5 पोस्ट का, 5 का 60%, 3,000। अब जैसा कि आपने बताया कि आपको भूख लग रही है, तो आज के लिए फिर मैं इतना ही छोड़ता हूं। बट अगले टर्न पे आने से पहले ये जो 5 इलस्ट्रेशन है, ये 5-5 बार अगर आप लगा के आओगे तो आप समझो 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 का आ रहा है उन्हें एवरेज। ठीक है? और कोई डाउट हो तो यहां तक लेते हुए आना, और फिर आगे से अटेंड करना। बिना लगाए आओगे तो अगले में हम लोग और थोड़ी टफ डिश बना रहे होंगे। तो पहले बेसिक डिश बेस्ट डिश बना के आओ, फिर उसमें और गार्निशिंग करेंगे। ठीक है? कितनी बार लगा के आओगे? कहाँ पे लगा के आओ? हर एक क्वेश्चन 5-5 बार। ठीक है? हो जाएगा? बेहोश तो नहीं हो जाओगे? मम्मी पापा के फोन तो नहीं आएंगे हमारे बच्चे को कितना होमवर्क दे दिया, कुछ खा भी नहीं रहा? कर लोगे ना? हाँ, ये हमारे आपके बीच की बात है। करके आओगे? कहा है? मैं कॉपी में? झूठे वादे तो नहीं है? कसम खाओ। मेरी नहीं खाना, अपनी खाने जीना है अभी। अपनी कसम खाओ। मेरे नहीं खाए, खा लो कसम, खा लो, फिर हो जाएगा। ठीक है? करके आना। थैंक यू।